हेलो मेरे बच्चों, आई होप सब बहुत ही मस्त होंगे और जम के पढ़ाई कर रहे होगे। मास्टर विशाल भैया, आई वेलकम यू ऑल इन आवर बैक बेंचर सीरीज 2.0। बात करने जा रहे हैं आज हमारे प्यारे सब्जेक्ट फिजिक्स की और चैप्टर नंबर 8 कवर करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। पहले पढ़ के आए हैं, 9th में पढ़ा है, लेकिन मुझे पता है कि 9th में पढ़ा हुआ तो सब हो चुका है हमारे दिमाग से। नाउ वी आर इवन नॉट इन द इंफॉर्मेशन की ओम्स लॉ क्या था, रिलेशन क्या था, पोटेंशियल क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस क्या था। इसीलिए मैं शुरुआत से स्टार्ट करूंगा, बट मेक श्योर करो कि आप कॉपी पेन लेके बैठे हो। जितने भी पॉइंटर्स, फॉर्मुलाज, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वैल्यूज आपको यहाँ बताऊंगा, उसको लिखते हुए चलना। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके रिविजन और फाइनल लर्निंग्स के लिए। उसी पे आप क्वेश्चंस को बेस करके सॉल्व भी कर रहे होगे। तो प्लीज रिक्वेस्ट, आई इंसिस्ट यू ऑल कि आप अपने नोट्स बनाते हुए चले प्रॉपरली। इट्स नॉट जस्ट मी बट अलोंग विद मी प्रभास सर इज हेल्पिंग यू विद केमिस्ट्री, बच्चे सर इज देयर फॉर योर मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी के लिए रिया मैम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। कहीं पे अगर आपको लगता है कि सोशल हिंदी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है, डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। आपके प्यार पे ये डिपेंड करता है कि कौन कौन टीचर हम ला सकते हैं, क्योंकि यार यू नो इट ऑल कम्स विद द रिसोर्सेज एंड अ बिग, हाँ कि ना, उसके लिए थोड़ा सा करेक्शंस करने पड़ते हैं। बट स्टिल वी आर नॉट आस्किंग फ्रॉम यू, वी आर आस्किंग जस्ट फ्रॉम योर लव कि आप अपनी साइड से इसको पढ़ाते रहो, आगे दोस्तों को लेके जाते रहो। बाकी जितना हम आगे बढ़ेंगे, हम आपको भी उतना ही आगे लेके जाएंगे। बट मेक श्योर करना है कि हम अपने गोल तक तो रीच करें। जो हम सबका गोल है, आपका गोल है, हमारा गोल है, इट इज टू रीच 100 आउट ऑफ 100। और ये किसी भी हालत में हमको नहीं छोड़ना है। इस साल हमको बच्चे चाहिए जो 100 में 100 लेके आ रही हूँ। मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में, मैं नहीं कह रहा हूँ सारे सब्जेक्ट में, बट मेजॉरिटी ऑफ सब्जेक्ट में हम लोग इसको अचीव कर रहे हो यार। 100 में 100 नहीं तो 90, 95, 98 मान के चलेंगे कि हम कुछ गलती नहीं करेंगे। सब कुछ पढ़ेंगे, प्रॉपरली पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी ये गोल जाके अचीव होगा। अदरवाइज चलो चालू करते हैं। जोर से बोलो इलेक्ट्रिसिटी बाबा की जय। चालू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन यार क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, 9 में पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि हमने जो भी पढ़ा है वो अभी तक हमको नहीं रिटेन है, या फिर हमें शुरुआत से बिल्ड करना है। इसलिए बात चालू करूंगा चार्जेस से। मैं सीधे ओम्स लॉ की बात नहीं करूंगा जो वो कोर है, बट पहले मैं चालू करूंगा 9 के रिवीजन कॉल से, कि आपको वो बातें आ जाए, जैसे कि ये सेट ऑफ चैप्टर आपके लिए प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में बन जाए। फिर चालू करूंगा आपके लिए वो कहानी जो 10th के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसपे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। आई कैन गारंटी यू, अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो थ्योरी पार्ट पूरा कवर हो जाएगा। और अगर आपने डिमांड करा तो हम इसके प्रैक्टिस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की भी सीरीज लेके आएंगे। वंस आवर सिलेबस और थ्योरी पार्ट इज कवर्ड, हम लोग इसका प्रैक्टिस भी लॉन्च करेंगे। सब कुछ डिपेंड करता है आपके। चलो चालू करते हैं सर। चार तो चालू करते हैं। क्या कभी ऐसा रब रब करा है, बैलून को रब करा है, दीवार में लगाया है और चिपक गया है? हाँ सर, ये तो हमने स्केल से रंग भी करा है। स्केल को रब करा है हमारे सर पे और फिर उससे छोटे छोटे पार्टिकल्स ऑफ पेपर्स कलेक्ट करे हैं, उसमें चिपक जाते हैं, और इसको बोलते हैं स्टैटिक चार्ज। पता है हम लोग को चार्ज थोड़ा बहुत। एक बॉडी से बॉडी को जो ट्रांसफर हो सकता है। लाइक चार्जेस क्या होते हैं, अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। चलो एक बार शुरुआत से इसकी बात करते हैं, अगर वहीं पता है। आई एम कंज्यूमिंग कि आपको अज्यूमिंग कि आपको कुछ नहीं पता है। कंज्यूमिंग, आई एम अज्यूमिंग कि आपको कुछ नहीं पता है। मैं शुरुआत से लेके चलता हूं आपको। इट कुड हैव बीन योर हेयर एंड अ पीसेस ऑफ पेपर टू, जैसे हम लोग ने करा हुआ है, राइट। हमें क्या पता है कि भाई जैसे मासेस फंडामेंटल पार्टिकल हैं, वैसे चार्जेस भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। दो टाइप के होते हैं सर, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। और व्हाट वी आल्सो नो कि यहां पर हमने देखा हुआ है कि कैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। दिस इज व्हाट वी ऑलरेडी नो। पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट इज अनलाइक चार्जेस attracts each other and like charges repels each other। लेकिन अगर बात करें फंडामेंटल ऑफ चार्जेस की, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक्स और पहले पॉइंट से, और उसको लिखते हुए चलिएगा। जैसे मास ट्रांसफर हो सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक। मैंने कहा इस बॉटल में पानी है, इस बॉटल में पानी नहीं है, मैं इसको इससे ट्रांसफर कर सकता हूं, दैट्स मास ट्रांसफर। वैसे ही चार्ज भी ट्रांसफर हो सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे। इस पेन में कोई चार्ज है, इसको मैंने रब करा, इस पे कोई चार्ज प्रोड्यूस हो गया, तो मैं इसको टच करता हूं मेरे सर पे, तो ये चार्ज मेरे सर तक चला जाएगा। या फिर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, मैंने कहा इस पेन से इस रिमोट तक चार्ज जा सकता है, बट गिवन दैट कि एक बॉडी चार्ज हो और दूसरी बॉडी न्यूट्रल हो, या उस पे अपोजिट चार्जेस हो, तो ये ट्रांसफर भी हो सकते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं गेन्स और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन की, केमिस्ट्री में करा हुआ है कि जैसे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। व्हाट वी नो, सोडियम loses one of its electron. Why? Because it has a configuration of 2 8 1। तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो अपने एक्साइटेड स्टेट Na प्लस में पहुंच जाता है। सिमिलरली जब ऐसे ही क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर 17 है, 287 है, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तो वो Cl माइनस से पहुंच जाता है। तो ये जो आयंस का फॉर्मेशन है, ये सर ये यही तो चार्ज है, यही तो चार्ज है इसकी हम बात कर रहे हैं कि कैसे वो गया और कैसे वो आया। सिंपल, राइट। तो ऐसे ही लाइक
चार्जेस रिपेल करने लगते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। सो यूनिट की बात करें तो कूलम होते हैं, क्योंकि चार्ज को डिस्कवर ही करा था कूलम ने, तो उन्हीं के नाम पे ही यूनिट डाल दी गई, वही है कूलम हमारी। क्वांटाइजेशन चार्ज अब कहता है कि अगर हम बात करते हैं टोटल चार्ज की, अगर बहुत थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ यार, क्योंकि हमें जल्दी कवर करना है, जल्द थोड़ा टाइम कम होता है हमारे पास, आपके पास भी, पूरे लेक्चर को देखने के लिए। अगर थोड़ा तेज लग रहा हो तो 0.75 पे लगा देना, और धीमे लग रहा हो तो 0.125 पे लगा देना, 0.125 नहीं, 1.25 पे लगा देना। आपकी लर्निंग की हैबिट्स में जैसे आपको रिक्वायरमेंट चाहिए वैसा आपके पास मीडिया के थ्रू अवेलेबल है, आप जानते हो, वो सब प्रोसेस आप कर सकते हो। नाउ चार्जेस आर द मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास एक चार्ज है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो उस पर कितना चार्ज होगा, तो हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जैसा चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन लिखते हो, इसको अगर नहीं पता है तो। और अगर बात करते हैं दो इलेक्ट्रॉन है तो कितना हो जाएगा, तो सर 2 इंटू हो जाएगा, 2 इंटू हो जाएगा, 3 होंगे तो 3 इंटू हो जाएगा, 4 होंगे तो 4 इंटू हो जाएगा। इसीलिए जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसमें अगर मैं चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू ई होती है, जिसका इसका सिंबल ई होता है, अगर इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे टोटल चार्ज मिल जाएगा। सर क्यू इज इक्वल टू एन, एक पहला फॉर्मूला देखिए हमको, क्यू इज इक्वल टू एन। एन क्या है सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बल्कि बेटर टू से नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच आर फ्री टू मूव इन एन इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट पासिंग। वो इलेक्ट्रॉन जो फ्री टू मूव है वही हमें हेल्प करते हैं करंट के प्रोडक्शन में, राइट। तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री है, हमको वहां पर ये लेना है। यार ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा क्यूरियस है। आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल अबाउट जो हम अपने अराउंड अप्लायंसेस देख रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो सब कुछ इसके अंदर आने वाला है। चाहे वो उनका हीटिंग इफेक्ट हो, रेसिस्टेंस हो, वोल्टेज हो, पोटेंशियल हो, ईएमएफ हो, बैटरी हो, सेल हो, हम सब पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। तो ये बहुत ही रिलेटेड चैप्टर है आपकी लर्निंग्स के लिए। मेक श्योर करना कि शुरुआत से ही पकड़ के चल रहे हो इसको, ठीक है। चलो सर Q इज इक्वल टू एनी क्या हो गया हमारा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब टोटल वैल्यू ऑफ द चार्ज। ई क्या है यहाँ पे, -1.6 × 10⁻⁹ दैट इज चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। सर एक कूलम होता क्या है, एक कूलम में कितने, अगर हम कहते हैं कि हमारे पास मान लो Q की वैल्यू 1 है, एक क्वेश्चन भी आता है, लेट्स से वी हैव Q एज 1 कूलम, तो उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट करेंगे। सर बहुत सिंपल है करना, हमने कहा Q इज इक्वल टू एन ई के अकॉर्डिंग, अगर मुझे Q की वैल्यू 1 पता है, मुझे n की वैल्यू निकालनी है, और E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19, तो यहां से मैं n की वैल्यू निकाल सकता हूं। सर ये टर्म मल्टीप्लाई में था, इसको लेके डिवाइड में आते हैं, तो इट इज 1/1.6 × 10⁻⁻19। इसको हम सॉल्व करोगे तो रिजल्ट मिलेगा 6.25 × 10⁻18, 6.25 × 10⁻18, ये बच्चों -18 नहीं आएगा, दिस शुड बी +18, दिस शुड बी +18, ये 19 ऊपर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये आएगा प्लस का 18। ये आएंगे नंबर ऑफ कूलम, यूनिट नहीं होती नंबर्स की बच्चों, तो सिर्फ हमको वैल्यूज पता होनी चाहिए कि एक कूलम के अंदर हो जाएंगे 6.25 × 10⁻18 नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। देख रहे हो, कैन यू इमेजिन नाउ, जस्ट इमेजिन दिस, 10⁻18, कितना बड़ा नंबर है ये, और सिर्फ एक कूलम के अंदर है इतना सारा इलेक्ट्रॉन। 2 के अंदर निकालना होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सर 13.5 हो जाएगा, 6.25, इसका डबल क्या हो जाएगा सर, 6 का डबल 12 होता है, और 0.25 का 5 होगा, 12.5 × 10⁻18, 3 टाइम कर देंगे तो 3 कूलम में आ जाएगा, 4 टाइम कर देंगे तो 4 कूलम में आ जाएगा। सर सिंपल सी बात है, Q इज इक्वल टू एनी, एक फॉर्मूला पढ़ लिया हम लोग ने, सारे फॉर्मुलाज का आखिरी में फॉर्मुला बनवाऊंगा, इसीलिए ध्यान से हर एक फॉर्मूला को, हर एक रिलेशन को एस्टैब्लिश करके चलेंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सर Q इज इक्वल टू एनी, चार्ज के 2 टाइप, पॉजिटिव और नेगेटिव। सर अगर बात करते हैं पॉजिटिव की, तो लाइक चार्जेस है रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव की तो अनलाइक चार्जेस है अट्रैक्ट करेंगे। शुरुआत में चैप्टर आपको इजी लग रहा होगा, थोड़ा आगे तो चलो मेरी जान, तब आएगा मजा इसमें, ठीक है। चलो दिस इज व्हाट वी ऑलरेडी नो, लाइक चार्जेस एंड अनलाइक चार्जेस। अब बात करते हैं करंट की। सर करंट क्या है, अब बात आई बिजली की। सर जो हमारा ये इलेक्ट्रिसिटी में करंट फ्लो होता है, ये क्यों होता है, मैंने कहा करंट का फ्लो के पीछे जो रीजन है वो चार्ज ही है। जब तक चार्ज नहीं होंगे एक पॉइंट पे, तब तक करंट फ्लो नहीं होगा, बल्कि चार्ज के करंट के फ्लो होने के पीछे एक और रीजन से हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए हमने डिफाइन करा कि हाउ व्हाट इज करंट। सर हमने देखा कि एक सर्किट में जब सर्किट क्लोज हो जाता है, तो उसके अंदर करंट दौड़ने लगता है, और उस करंट को हम लोग फील भी कर चुके हैं, क्योंकि हमको वो कभी ना कभी लगा भी है। अब बताना कमेंट में किसका करंट लग चुका है और किस किस समय में लगा है और कितना भयंकर फील हुआ था। नाउ यू ऑल विल टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, बट बिफोर दैट हम लोग चलते हैं हमारे करंट के
डेफिनेशंस पे हमने कहा करंट क्या है सर, करंट है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। एक सिंगल वर्ड में अगर मुझे बोलना हो मैं कहूंगा इट्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बहुत सिंपल, क्या कहूंगा, इट्स अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, बस इतनी सी बात है। इट्स अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, और रेट का मतलब होता है टाइम के साथ, कितने टाइम में। तो अगर मुझे करंट को डिफाइन करना है तो पता होना चाहिए आपको पहले तो कि करंट का जो सिंबल होता है वो होता है आई, और अगर मुझे आई को डिफाइन करना है तो मैं कहूंगा कितना चार्ज फ्लो हो रहा है कितने टाइम में। तो इसके साथ एक और यूनिट बन सकती है, दैट इज कूलम पर सेकेंड। इसी को हम लोग बोलते भी हैं एम्पियर, व्हाट वी कॉल इट, इसी को बोलते हैं हम लोग एम्पियर, इसी को बोलते हैं हम लोग एम्पियर। सिंबल होता है ए। तो आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। आई इज इक्वल टू, बच्चे बोलते हैं मेरे इसको, क्यू टी। ठीक है, अब आप हो कि नहीं क्यू टी आप बता दो, पुकी पुकी, बट आई तो है क्यू टी बाई क्यू अपॉन टी। अच्छा, याद रखना कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। इन डायरेक्शन इन द सेंस ये पोटेंशियल के अकॉर्डिंग फ्लो करता है, चार्जेस के अकॉर्डिंग फ्लो करता है, खुद पे कोई डायरेक्शन एज पर द डेफिनेशंस नहीं होता है। इसको हम लोग ने एम्पियर यूनिट दी हुई है, सिंबल उसका ए है। अगर हमें 1 एम्पियर को डिफाइन करना हो, अगर मुझे डिफाइन करना है किसी भी चीज में, किसी भी फॉर्मूला में, यहां पर अगर कोई भी 1 आएगा तो आप उसको उसके कोर फॉर्मूला से डिफाइन करोगे। सर 1 एम्पियर को डिफाइन करना है अगर, तो यहां पे 1 एम्पियर जो होगा वो होगा 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ऑफ द वायर इन 1 सेकेंड। सर बिल्कुल सिंपल सिंपल, एक कूलम चार्ज जब किसी वायर में फ्लो होगा 1 सेकेंड के अंदर तो उसको बोला जाएगा 1 एम्पियर। बहुत सिंपल, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिस, लिख रहे हो ना, लिख रहे हो ना, हर एक पॉइंट मुझे लिखा होना चाहिए भाई। और जो जो सही में लिटरली कर रहे हैं मुझे डीएम कर देना कि आपने नोट्स बनाए हैं, देखता हूं जरा कितने लोग सच्चे नोट्स बना रहे हैं। डीएम कहां करोगे, आपको अगर नहीं पता है तो हमारे पास भाई अलग अलग पेजेस हैं जहां पर आपके लिए कंटेंट बनता है। इंस्टाग्राम पे देखो, यूट्यूब पे तो डीएम नहीं कर पाओगे ऑब्वियसली, बट यू कैन श्योरली गो टू टेलीग्राम। आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, चलो बात करते हैं पहले मेरी पर्सनल प्रोफाइल की, क्योंकि आप वो सबसे पहले अगर यहाँ पे मुझे डीएम कर दोगे तो मुझे यहाँ से आपका करा धरा सब मिल जाएगा। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो शेयर योर नोट्स विद मी, आई विल गेट टू नो कि आपने कितना प्रॉपर्ली पढ़ाई करी है। एडुकेटर अंडरस्कोर विशाल इज माय इंस्टा आईडी। फिर आप कर सकते हो वेदांत मेंटस को, वेदांत मेंटस इज आर Instagram where the ICSC का शॉर्ट नोट सीरीज इज गोइंग ऑन, जहां पर आपके लिए हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट हर एक वीडियो में प्रोवाइड करे जा रहे हैं। देन आफ्टर यू कैन गो टू टेलीग्राम एंड चेक द टेलीग्राम कम्युनिटी एज वेल अलॉन्ग विद द व्हाट्सएप कम्युनिटी। यहाँ पर आपके लिए जो जो चीजें बनती जाती हैं हम लोग उसको पोस्ट करते जाते हैं, चाहे वो शॉर्ट नोट्स हो, फॉर्मुला शीट्स हो, पेपर्स हो जो बन रहे हैं। अभी हम लोग ने 10 पेपर बना लिए हैं, आपके और पेपर्स बन रहे हैं हर एक सब्जेक्ट के, जिससे कि हम आपको राइट टाइम में प्रोवाइड कर पाए। द वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन, टाइपिंग 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 हो रही है उसकी। चलो आगे चलते हैं भाई। तो चार्ज की बात हो गई, करंट की बात हो गई, Q इज इक्वल टू एनी हो गया, I इज इक्वल टू Q बाई टी हो गया, एम्पियर यूनिट हो गई करंट की, और कूलम यूनिट हो गई चार्ज की। कूलम पर सेकंड बोल सकते हैं हम लोग एम्पियर को भी। और अब 1 कूलम चार्ज पास होता है किसी वायर में 1 सेकंड के अंदर तो बोलते हैं उसको 1 एम्पियर। इतनी बात तो क्लियर है, हाँ सर इतनी बात क्लियर है। इस पे न्यूमेरिकल आता है, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन 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 इसका एक और फॉर्म जो बन जाता है वो ये है कि क्यू की जगह हम लोग एन ही पुट कर सकते हैं। तो कहीं कहीं फॉर्मूला में हमको एन दे दिया जाता है और टी दे दिया जाता है और बोल रहा है करंट निकाल, तो वो भी निकाल सकते हैं। पहले क्यू निकाल लेंगे यार, अगर एन पता है तो पहले क्यू निकाल लेंगे, टी से डिवाइड कर देंगे और आई आ जाएगा। बट मेक श्योर करना कि आप सबको ऐसा यूनिट में ले रहे हो। जैसे मान लो आपको चार्ज जो गिवन है वो मिली कूलम में गिवन है, किसमें गिवन है भाई, ये कुछ यूनिट याद करना, वो मिली कूलम में गिवन है। अब अगर मिली कूलम में है तो पहले कूलम में कन्वर्ट करोगे आप 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करके, किससे, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करके। अगर माइक्रो में है, अगर बात चल रही है माइक्रो में, तो 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है ठीक है ठीक है, इससे इससे ज्यादा छोटी यूनिट्स नहीं आएंगी, मिली माइक्रो ही आएगा। और टाइम को हमेशा सेकंड में लेना बच्चों, टाइम को हमेशा आप सेकंड में लेके चलना, टाइम को आप हमेशा सेकंड में लेके चलना, जिससे कि आपकी जो कैलकुलेशन हो वो बड़ी फेयरली और क्लियर रहे आपके लर्निंग्स के लिए। ओके चलो, अच्छा अब बात करते हैं सर करंट और चार्जेस की क्यों जरूरी हैं हमारे पढ़ने के लिए। देखो इसको पढ़ने के लिए मैं आपसे कहूंगा, चलो बिल्कुल बेसिक की बात करते हैं पहले। आपको पता है क्या कि कौन कौन सी चीजें करंट को पास करा सकती हैं, या हम लोग ने क्या पढ़ा हुआ है कि कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर क्या होते हैं, सुपर कंडक्टर क्या होते हैं। हाँ सर पढ़ा है हम लोगों ने, हमने पढ़ा है कंडक्टर वो हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जिनके पास वो फ्री चार्ज है, जिसके थ्रू कोई भी करंट पास हो पाए। दे आर गुड कंडक्टर, दे आर गुड मेटल, जिनके थ्रू हम लोग
करंट को पास करा सकते हैं। वेयर जो इंसुलेटर्स हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो चार्ज भी फ्लो नहीं कर पाता, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। अगर हमारे पास आवारा इलेक्ट्रॉन है, तो मैं आवारा बोलता हूं, अगर वो है ही नहीं तो मूव कौन करेगा मेरी जान, समझो इस बात को। जब तक किसी भी वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो मूवमेंट्स पॉसिबल नहीं होंगे, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन है तभी वो मूवमेंट्स को पॉसिबल करा पाएगा, क्योंकि वो आवारा इलेक्ट्रॉन है जो जा सकते हैं, अपने ऑक्टेट छोड़ सकते हैं, टहल सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सेमी कंडक्टर वो है जो मेटल्स नॉन मेटल दोनों की बीच में आते हैं कहीं ना कहीं, और सुपर कंडक्टर वो है जिनके रेसिस्टेंस बहुत कम है। ये रेसिस्टेंस क्या होता है इसके बाद हम लोग पढ़ रहे होंगे आगे, डोंट वरी, बट आई थिंक आपको इतनी इतनी बातें तो क्लियर हो रही हैं। अब करंट जब फ्लो होगा तो होगा क्या भैया, जब करंट फ्लो होगा सर तो एक कंडीशन और होगी कि सब चार्ज फ्लो होने चाहिए, तो होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस। समझते हैं जरा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है पहले इस डायग्राम के थ्रू। कहाँ गया डायग्राम, इस डायग्राम के थ्रू पहले समझते हैं। अच्छा, हमने पोटेंशियल एनर्जी तो पढ़ी हुई है, हमने कुछ कुछ पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी हुई है। सर हमें पता है कि पानी डैम में ऊपर से नीचे आता है, या फिर अगर मैं पानी को यहां से गिरा रहा हूं तो ऊपर से नीचे गिरेगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि सर हमें पता है कि जो टॉप मोस्ट पॉइंट है या फिर जो इसके लिए हाईएस्ट पॉइंट है, यहां पर जो इसकी हाइट है वो ज्यादा है। हाँ कि ना, हाइट है वो ज्यादा है। हाइट ज्यादा होने का मतलब होता है कि सर हमने पढ़ा हुआ है काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म, तो अगर हाइट ज्यादा है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो ये पोटेंशियल टर्म हम लोग पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, ये टर्म हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। हाँ सर, हाँ कि ना, हाँ कि ना, बिल्कुल सही बात है। सर अगर हम लोग बात करें पानी नीचे ही क्यों आ रहा है, क्योंकि सर यहाँ पर हाइट ज्यादा है, मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज्यादा है। अगर बात करते हैं बेस पॉइंट की, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है ये अप्रोक्सीमेट जीरो होगी या फिर बहुत ही कम होगी। अगर हम लोग थोड़ा और नीचे से बात करें तो और नीचे में सी लेवल से बात करें तो सकता है ये कुछ ऊपर हो, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी हो, बट गिवन दैट टॉप मोस्ट पॉइंट से तो कमी होने वाली है। तो क्या एक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा मैंने कहा सर यहाँ पर हाई पोटेंशियल है, यहाँ पर लो पोटेंशियल है, यहाँ पर हाई पोटेंशियल है और यहाँ पर लो पोटेंशियल है। सर ये वही कहानी है जो आपकी और मेरे लिए अप्लाई होती है। मेरे पास थोड़ी सी ज्यादा नॉलेज है इसलिए मैं आपको प्रोवाइड कर पा रहा हूं, क्योंकि ये चीज मुझे आती है, मैंने पढ़ी है, मैंने पढ़ाई है, मुझे पता है कैसे पढ़ाते हैं, तो मैं आप तक लेके जा पा रहा हूं। हो सकता है कुछ चीज आपको ज्यादा अच्छे से आती हो, शायद जो आपके स्लैंग है वो आपको ज्यादा अच्छे से आते हैं, मुझे नहीं आते हैं। शायद व्हाट्स गोइंग अराउंड इन द कोरियन कंट्रीज वो आपको ज्यादा अच्छे से पता है। सर वहाँ के जो के पॉप सिंगर्स हैं और जो वहाँ का कल्चर है वो आपको मुझसे अच्छा पता है, मुझे उतना अच्छे से नहीं पता है। तो कहीं पोटेंशियल आपके पास ज्यादा है, कहीं पोटेंशियल मेरे पास ज्यादा है, लेकिन सर ये ट्रांसफर होगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, जिसके पास ज्यादा होगा उससे कम तक ये ट्रांसफर हो रहा होगा। इलेक्ट्रिसिटी मुझे आता है तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कुछ आपको आता होगा तो वास्तव में पढ़ लूंगा, बट अभी के लिए तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप पढ़ लो पहले तो सर होता क्या है कि करंट तभी ट्रांसफर होता है या चार्ज तभी ट्रांसफर होता है जब एक तरफ हाई पोटेंशियल और एक तरफ लो पोटेंशियल। सर पोटेंशियल तो समझा दो यहाँ पे, सर यही समझ लो आप, यही समझ लो आप कि अगर मैंने दो बीकर लिए और दो बीकर को आपस में कनेक्ट कर दिया, मैंने बहुत सिंपल बात कर रहा हूं, मैंने कहा मैंने दो बीकर लिए और दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया, एक में पानी का लेवल ज्यादा रखा और एक में पानी का लेवल कम रखा, तो आपको पता है कि सर ज्यादा वाले लेवल से कम वाले लेवल में पानी जाएगा। हाँ कि ना, क्यों जाएगा सर, एक तरफ पोटेंशियल ज्यादा है एक तरफ पोटेंशियल कम है। सर कब तक जाएगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता, इसका थोड़ा बढ़ नहीं जाता और इसका थोड़ा कम नहीं हो जाता, तब तक ये पोटेंशियल विल कीप ऑन फ्लोइंग। वंस द लेवल आर इक्वल देन पोटेंशियल विल नॉट फ्लो एंड द करंट विल स्टॉप। बिल्कुल ऐसी बात है सर। एक बैटरी में अगर मैं बात करता हूं, जैसे मैं बात करता हूं एक बैटरी की, भाई साहब एक बैटरी है क्या हमारे पास यहाँ पे, एक सेल या एक बैटरी की बात करता हूं अगर मैं, जैसे हमारे पास एसी का रिमोट है, मैंने कहा एक एसी के रिमोट में भी ये काम करता है भाई, कि अगर हमारे पास एक सेल है तो एक सेल के दो टर्मिनल होते हैं, हमें पता है एक सेल का दो टर्मिनल होता है सर। एक पॉजिटिव होता है जो ये टुंडी बाहर निकली हुई होती है, फोकस कर लो भाई इस पे, ये टुंडी बाहर निकली हुई होती है ये पॉजिटिव होता है, जहां अंदर की तरफ दबाव होता है ये नेगेटिव होता है। तो सर इसमें भी दो टर्मिनल पे दो अलग अलग पोटेंशियल हैं जिसकी वजह से आपस में पोटेंशियल डिफरेंस है, इनके बीच में क्या है पोटेंशियल का डिफरेंस, और ये चार्ज को फ्लो करा पा रहे हैं। इसी तरह अगर मैंने इसमें एक और सेल को जोड़ दिया तो ये पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ जाएगा। ये पोटेंशियल अब ये अब ये सेल नहीं बैटरी बन गई, सेल था कनेक्ट हो गया तो एक बैटरी बन गई, तो अब ये पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा बढ़ गया। इसकी बात आगे भी कर लेंगे, बट अभी के लिए तो हम ये समझ रहे हैं कि पोटेंशियल होता क्या है। सर डेफिनेशन वाइज समझा दीजिए, एक बार डेफिनेशन हो जाए सर पोटेंशियल की।
आओ पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। हमने कहा पोटेंशियल क्या है सर? पोटेंशियल वर्क डन है। क्या है? इट्स अ वर्क डन। इट्स अ पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल सर वर्क डन है। पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। हमने कहा मान लो एक चार्ज बहुत दूर है, समझने डेफिनेशन ना, अब समझना मेरी डेफिनेशन समझना। मैंने कहा एक चार्ज बहुत दूर है और बहुत दूर से खींच के उसको एक पॉइंट पे ला रहे हैं। क्या अपने आप आएगा? नहीं सर, कोई भी काम अपने आप नहीं होता है, फोर्स लगाना पड़ता है। फोर्स लगाना पड़ रहा है लाने के लिए, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रही है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या वर्क होता है? तो मतलब उसको पास लाने के लिए हम लोग वर्क कर रहे हैं। हाँ जी सर, पास आ रहा है तो वर्क हो रहा है। अब वर्क कितने टाइम में कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं हम लोग, कितने टाइम में कर रहे हैं वो रिलेटिव है, बट चार्ज कितना लेके आ रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर वर्क कर रहे हैं चार्ज को लाने के लिए, कितना चार्ज आ रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। या फिर देखो दो डेफिनेशन बनाऊंगा इससे मैं आपकी, एक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल जब बोला जाएगा, याद रखना, जब सिर्फ पोटेंशियल बोला जाएगा तो आप कहना कि चार्ज को इनफाइनाइट से किसी डेफिनेट पॉइंट ए तक लाना मानो, ठीक है। और जब पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाए, क्या बोला जाए? जब बोला जाए पोटेंशियल डिफरेंस तो समझ जाना कि अब जो चार्ज है वो किसी एक डेफिनेट पॉइंट से दूसरे डेफिनेट पॉइंट तक जा रहा है, बल्कि ये वाला जो हमारा टर्म है ये ज्यादा रिलेवेंसी होल्ड करता है। पोटेंशियल की तो कुछ खास रिलेवेंसी है ही नहीं। हम इसी की बात बार बार करेंगे कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। सर क्या कहा हमने? क्या कहा हमने? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो चार्ज जा रहा है इसको ले जाने के लिए इस बैटरी को कुछ वर्क करना पड़ेगा। जितना ये वर्क कर रही है चार्ज को ले जाने के लिए वो उसका पोटेंशियल हो गया। तो पोटेंशियल क्या है सर? द वर्क दैट इज बीइंग डन ऑन अ चार्ज टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। बस इतनी सी बात है। V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज। अगर हमने कहा अब तुम बताना मुझे, अगर मैंने कहा मुझे वर्ल्ड वोल्ट डिफाइन करके दो, मुझे 1 वोल्ट डिफाइन करके दो, मुझे 1 वोल्ट डिफाइन करके दो, तुम क्या कहोगे? सर when 1 joule of work, when 1 joule of work is done to bring 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge, to bring 1 coulomb of charge from one point to another, that is defined as 1 volt. दोबारा से, when 1 joule of work is done, when 1 joule of work is done is said to point 1 volt if the work is done is to bring the 1 coulomb of charge. When 1 volt of work is done, when 1 volt of work is done to bring 1 coulomb of charge from infinite to a point is 1 joule, ठीक है, is 1 joule। देखो और सिंपली करते हैं तुम्हारे लिए, मैं तुमसे मैं कह रहा हूँ कि अभी किस डेफिनेशन में एम्फसाइज ना करके तुम मेरे डेफिनेशन सुनो, ठीक है। मैंने क्या कहा? अगर मुझे 1 वोल्ट डिफाइन करना है तो मैं कहूंगा व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू ब्रिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, दैट इज योर 1 वोल्ट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल सिंपल है, सिंपल सिंपल है, बहुत सिंपल है सर। पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू W अपॉन Q। सर चमक गया, आगे चलिए सर, आगे चलिए, आगे चलिए, नहीं आया वो दोबारा देख लेंगे, कोई लोड नहीं है, ठीक है। अच्छा, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट हायर पोटेंशियल। अब करंट कहां से फ्लो करता है सर? जहां पर हमने क्या कहा था, आप बताओ, यहाँ पे, यहाँ क्या हुआ था, यहाँ क्या हुआ था, यहाँ पर क्या हुआ था? सर पानी जहां ज्यादा था वहां से गया था कम की तरफ, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सर यहाँ क्या हुआ था? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। वैसे ही हम लोग बोल सकते हैं करंट कहां से कहां फ्लो होगा सर? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जहां पोटेंशियल ज्यादा होगा वहां से कम पोटेंशियल की तरफ जाएगा, और ऐसे करंट को बोलते हैं हम लोग कन्वेंशनल करंट। एक बात और समझ लेना, हमने कहा चलो एक बैटरी बनाते हैं। बैटरी का आपको सिंबल पता होगा, एक बड़ा टर्मिनल, छोटा टर्मिनल, बड़ा टर्मिनल, छोटा टर्मिनल, आपस में कनेक्ट होने चाहिए। और मान लो यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है या रेसिस्टेंस लगा हुआ है, थोड़ा बहुत पढ़ा है आपने, मैं मान के चल रहा हूँ। मान लेते हैं की लगी है और ये सर्किट क्लोज है, ठीक है। हमने कहा सर चार्ज कहां से कहां, बहुत ध्यान सुनना, ये बहुत बहुत काम की चीज है, ठीक है। हमने कहा सर चार्ज कहां से कहां जाएगा? ये नेगेटिव टर्मिनल है। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज, और वो कंसंट्रेशन नेगेटिव पे ज्यादा होल्ड करते हैं। याद रखना, कंसंट्रेशन नेगेटिव मतलब यहां पर पोटेंशियल ज्यादा होता है, नेगेटिव टर्मिनल में पोटेंशियल ज्यादा होता है। इसीलिए ज्यादा जहां पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव ही होता है ना, तो वो ट्रेवल करता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। क्या कहा मैंने? क्या कहा मैंने? यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है हमारा वो ट्रेवल कर रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब सर एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवल कर रहा है। कौन ट्रेवल कर रहा है सर? ये ट्रेवल कर रहा है हमारा, कौन कर रहा है सर? दोबारा से, दिस इज द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दिस इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन माना ऐसा गया कि जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट फ्लो करता है। इसीलिए जो करंट है वो करंट है जो कौन है, जो करंट है यहाँ पर
लेट्स टेक रेड हो गया है, ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। जो करंट है वो फ्लो कर रहा है, जो आई है हमारा, जो करंट है हमारा, वो फ्लो करता है बच्चों कहां से कहां, पॉजिटिव से नेगेटिव। दोबारा से क्या कहा दिया, क्या कहा मैंने कहा जो करंट है, जो फ्लो ऑफ करंट है, जो फ्लो ऑफ करंट है यहाँ पर, वो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। कहां से कहां तक, पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ। मतलब इसके लिए पर्टिकुलरली इस केस के लिए वो हमें क्लॉकवाइज दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, वो हमें क्लॉकवाइज दिख रहा है। वही जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन था बच्चों, वही जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है बच्चों, वो क्या है सर, वो है नेगेटिव से पॉजिटिव के लिए, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव सर, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और डायरेक्शन में यहाँ पे हमको दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। दूसरा भी हो सकता है, मैं टर्मिनल चेंज कर दूंगा, पूरा खेल पलट जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड करंट ट्रेवल्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। ठीक है, चलो, इसीलिए बोलते हैं दोनों का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, वो द डायरेक्शन ऑफ बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। मतलब करंट और इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे के अपोजिट फ्लो करता है, ठीक है। ओके, चलो, अच्छा सर, समझ आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस समझ आ गया हमको। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है सर, दो पॉइंट्स पे पोटेंशियल का डिफरेंस। हमने कहा अगर मान लो यहाँ पर ए चार्ज है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, हम चार्ज को ए से बी लेके जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ए से बी लेके जा रहे हैं तो ज्यादा पोटेंशियल कहां पर हो गया सर, ए पे हो गया। ज्यादा पोटेंशियल कहां पर हो गया, ए पे हो गया, क्योंकि चार्ज कहां से कहां जाएगा सर, हायर पोटेंशियल टू, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ पर पोटेंशियल ज्यादा हो गया, यहाँ पर पोटेंशियल कम हो गया। तो मैं अगर डिफरेंस निकालता हूँ, क्या निकाल रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस, तो कितना वर्क करा, कितना वर्क करा मैंने इस चार्ज को ले जाने के लिए, दैट इज डब्ल्यू बाय क्यू। ये मेरा हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, डब्ल्यू बाय क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस डब्ल्यू बाय क्यू, डब्ल्यू बाय क्यू, डब्ल्यू बाय क्यू। वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ वाटर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, दैट इज डिफरेंस, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया सर, ये भी एक एसआई यूनिट, स्केलर यूनिट है, और इसकी एसआई यूनिट होती है वोल्ट। क्या होती है, क्या होती है सर, एसआई यूनिट होती है इसकी वोल्ट। लिखते हुए चलना भाई, जो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एसआई यूनिट इज वोल्ट, एसआई यूनिट फॉर पोटेंशियल इज वोल्ट। कहां से कहां जाएगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल जीरो है, अगर दोनों सेम लेवल पे होगा, तो कभी भैया ये खिसकेगा ही नहीं, कभी करंट फ्लो ही नहीं करेगा, मतलब बैटरी डेड है। अगर मैंने कहा कि दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल सेम है, तो चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा, ये बैटरी डेड हो जाएगी। जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मानो ये सेल जो है ये 1.5 वोल्ट का है, तो जब इस पे 1.5 और इस पे 0 होगा, तब ये सबसे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा और चार्ज फ्लो कर पा रहा होगा। फिर धीरे 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 पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा और ये बैटरी खराब हो जाएगी। ऐसा हमारे फोन के संग भी होता है, जब हम लोग उसको फुल्ली चार्ज करते हैं तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, फिर जैसे जैसे यूज करते जाते हैं, इंस्टाग्राम चलाया, वीडियो देखा, यूट्यूब चलाया, तो उससे क्या होता है, फिर ये बैटरी धीरे धीरे कम होती है और पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है, इसीलिए चार्ज फ्लो नहीं कर पाता है। चलो, हाँ हाँ, मतलब सर पोटेंशियल अपना जिंदगी में भी काम करता है और करंट में भी। हाँ सर, हमें भी पुश चाहिए, हमें भी पुश चाहिए होता है, और हमें वो पुश एक अच्छा टीचर, एक मोटिवेटर दे सकता है। और आपको भी थोड़ा पुश चाहिए हो अगर, तो हमने एक वीडियो बना दिया है, हमने एक वीडियो बनाया हुआ है आपका अक्टूबर से एग्जाम तक की जर्नी का 4 फेज में डिवाइड करके, फेज 1 2 3 4 में आपके लिए एक वीडियो बना हुआ है, जाओ, अगर नहीं देखा है तो वीडियो इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट करने के बाद उसको जरूर देख लेना। मैंने अलग अलग स्टेज में कैसे प्रिपरेशन करनी है इसकी बात करी हुई है, और थोड़ा सा आपको पुश जरूर मिलेगा, दिस माय गारंटी, थोड़ा सा पुश आपको जरूर मिलेगा, शायद ज्यादा पुश मिल जाए, और ज्यादा पुश मिल जाएगा तो अच्छी बात है भैया, जितना ज्यादा पुश होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उतना ज्यादा तुम भी जलोगे, वो जलोगे नहीं, लाइट की तरह चलोगे, बल्ब की तरह चलोगे यार जिंदगी में, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं सर रेसिस्टेंस की। सर ये क्या है, ये भी सर हमारी जिंदगी में होता है, चाहे पढ़ाई हो, प्यार हो, खेल हो, कूद हो, हर जगह रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस वो है जो किसी भी कार्य में बाधा है, रुकावट है, वही रेसिस्टेंस है। हमने कहा मम्मी एक ट्रिप जा रही है स्कूल की, चले जाए। अब मम्मी को हमारे सारे कर रहा है पता है ना, सारे कर रहे हैं पता है मम्मी को, मम्मी को पता है कि तुम दोस्तों के संग जाओगे तो कितनी ज्यादा तो मम्मी कहती है अच्छा, अच्छा, थोड़ा नखरे, रेसिस्टेंस होता है, हाँ कि ना। लेकिन तुम फिर कन्विंस करते हो, मम्मी मैं ही तो आपका बच्चा हूँ, कितना प्यारा प्यारा कीजिए क्यूटी सा बच्चा, हमें प्लीज मुझे अलाउ कर दो, इस बार मैं बोल रहा हूँ, फिर तो 11th आ जाएगा, फिर पढ़ाई बहुत करनी पड़ेगी, सिर्फ 9th 10th में ही मैं कर पाऊंगा, अदरवाइज नहीं।
हाँ चले जाओ बेटा कोई बात नहीं। तो तुमने रेसिस्टेंस को ओवरकम करा, हाँ कि ना। हर 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 जगह रेसिस्टेंस है यार, रुकावट बाधाएं हर जगह हैं। ऐसे एक वायर में भी रुकावट होती है, एक बैटरी में भी रुकावट होती है। दो तरह के रेसिस्टेंस होते हैं, सॉरी समझो इसको बहुत अच्छे से समझो, ठीक है। दो तरह के रेसिस्टेंस होते हैं, एक होता है इंटरनल रेसिस्टेंस, तो अंदर से है। अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, हेल्दी नहीं है, हैं, लूज मोशन हो रखे हैं, फीवर आ रखा है, तबीयत बहुत खराब है, ठीक है, इंटरनल रेसिस्टेंस है, अंदर से रुकावट है, चलेगा, ठीक है यार, नॉट हेल्दी, टेक सम रिलीफ, have some medication, eat some good food, have some soup, take care of yourself and then get back to your studies, ठीक है। एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस होता है कि दोस्त नहीं पढ़ रहा, आहा वाह 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 क्या बात है, दोस्त ने घूमने के लिए बुलाया है, गेड़ियां मारने जाना है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। इंटरनल रेसिस्टेंस बैटरी के अंदर है, जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो इस सेल या इस बैटरी के अंदर है, क्योंकि इसके अंदर भी तो चार्ज है ना, वो इसके अंदर है, और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के बाहर है। बट सर क्वेश्चन याद है, रेसिस्टेंस क्रिएट क्यों होता है? यार बहुत सिंपल सा रूल है, बहुत सिंपल तरीका है, समझो इसको। मैंने कहा जब भी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, जब भी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो वो एक दो इलेक्ट्रॉन नहीं है भाई, वो बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हमने बताया अभी, एक कूलम ऑफ चार्ज में 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन थे। कैन यू इमेजिन कितने सारे इलेक्ट्रॉन हैं जो मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो सर इनके बीच में आपस में कोलिजन्स हो रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं ये लोग। आपस में टकराने से क्या हो रहा है सर, हीट जनरेट हो रही है, रेसिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। जितना ज्यादा कोलिजन उतना ज्यादा रेसिस्टेंस, जितना ज्यादा आपस में लड़ रहे हैं उतना ज्यादा कोलिजन क्रिएट होता जा रहा है। क्या है ये, रुकावट ही तो है। क्या इसकी वजह से फ्लो में डिस्टरबेंस आ रहा है? हाँ जी सर आ रहा है, फ्लो नहीं कर पा रहे हैं फ्रीली इलेक्ट्रॉन, इतना वो रेसिस्ट कर रहा है वायर, इतना अंदर। वायर वायर किससे बना है सर? वायर कॉपर का है, वायर एल्यूमिनियम का है, उनके सबके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, हाँ मेटल ही तो है वो सारे। तो जब वो मूव कर रहे हैं तो उसके अंदर जो ये कोलिजन्स हैं, दे आर क्रिएटिंग द रुकावट, द बाधा, द प्रॉब्लम। आ गया, ऐसे रोड पे गड्ढे हैं वैसे वायर में इलेक्ट्रॉन्स हैं, यही रुकावट प्रोड्यूस कर, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बस इतनी बात याद रखना, और डिफाइन करेंगे हम लोग रेसिस्टेंस क्या है। ये ऑब्स्ट्रक्शन है सर, बाधा है, प्रॉब्लम है, फेस्ड बाय करंट व्हेन फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। इसके से बेचारे करंट को दिक्कत हो रही है, वो फ्लो नहीं कर पा रहा है, करंट फ्लो करना चाहता है, बैटरी धक्का मार रही है पीछे से, लात भी मार रही है कि जा भाई आगे जा, लेकिन रेसिस्टेंस रोक के रखा है उसको, रेसिस्टेंस उसको रोक के रखा है, पकड़ के रखा है कि नहीं हम तो नहीं जाने देंगे तुमको। दैट इज द रेसिस्टेंस, वो कर रहा है प्रॉब्लम क्रिएट। तो ओवरकम कर सकते हैं इसको, जितना अच्छा कंडक्टर यूज करेंगे उतना कम रेसिस्टेंस और उतनी कम रुकावट या बाधा भी, ठीक है। ये वही इलेक्ट्रॉन है कि भाई आप इलेक्ट्रॉन जाना चाह रहे हैं लेकिन जिसकी वजह से जा नहीं पा रहे हैं। देखो पहले और दूसरे केस में एक डिफरेंस है। इफ यू सी, तो यहाँ पर ना इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं रैंडम मोशन, कहीं भाग रहे हैं, कहीं भी भागे जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि वो कहीं भी जाएं, तब जब बैटरी लग जाती है। जब बैटरी लग जाती है तो उनकी डायरेक्शन यूनिफॉर्म हो जाती है, फिक्स हो जाती है, वो एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, राइट। तो उनकी डायरेक्शन फिक्स हो जाती है, एक साइड से दूसरी साइड, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ करंट फ्लो कर रहा होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होते हैं। बट ये करंट तो क्या फ्लो है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन का ही फ्लो मेजरली होता है। करंट को तो बस कन्वेंशनली दे दिया गया है ऐसा, क्योंकि वो फिनोमेना है जिसकी वजह से उसको एक डायरेक्शन दी गई है। अदरवाइज हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट चार्ज या इलेक्ट्रॉन ही है जिसका फ्लो हम लोग डिफाइन करेंगे। बाय द वे, ये कब का है? जब बैटरी नहीं लगी है। ये बिल्कुल वही सीन है भाई, तो तुम लोग के संग होता है ना बिफोर द असेंबली, जब तक पीटी टीचर नहीं आते और नहीं कहते हैं अटेंशन सारे बच्चे एक साथ लाइन में लग जाएं, अब हम लोग प्रेयर के लिए तैयार हो रहे हैं, तब तक सारे इधर उधर घूमते हैं, भाई क्या लाए हो लंच में आज? ओ भाई इंग्लिश की मैम नहीं आई है। भाई कल एक कांड हो गया था, पता है? रेशमा ने क्या बोल दिया सुरेश को। तो ये सब जब होता है तो आप बहुत रैंडम मोशन में होते हो। तब कोई इधर जा रहा है, कोई बाथरूम जा रहा है, कोई पानी पीने जा रहा है, बस्ते पड़े हुए हैं। मैं ये जो जो एक केओस बता रहा हूँ, ये अपनी क्लासरूम को बता रहा हूँ। आई एम इमेजिनिंग कि ऐसा ही कुछ आपके संग भी होता होगा, अगर होता होगा तो बता दो। असेंबली के बिफोर, जस्ट 5-10-15 मिनट बिफोर द असेंबली, कुछ गेम चल रहे होते हैं, कुछ गॉसिपें चल रही होती है, लेकिन बहुत प्रीशियस टाइम होता है, बहुत कमाल का टाइम होता है। दोस्त मिलते हैं, आंखों में नींद होती है, सुबह सुबह कुछ खा के आए होते हैं, कुछ खा के नहीं आए होते हैं, कुछ का दिन सेट हो रहा होता है, तो कहते हैं कि भाई आज ये करना है, ये प्लान है, कल पता है वो हो गया था। तो ऑल द गॉसिप्स, ऑल द रूमर्स, इसके संग ये उसके संग वो उस टाइम में होता है। तो ये वही वाला टाइम है
जब सारे सारे कांड की बातें चल रही हैं। लेकिन उसके बाद जब से पीटी टीचर आ गए, अब सब अलाइन हो जाएंगे, पता है अब पढ़ेंगे भैया, अगर आप लाइन में नहीं आए तो पढ़ेंगे हमको बहुत सारे डंडे। ऑब्वियसली बात है, डंडे तो नहीं पड़ेंगे, वो डांट पड़ सकती है। तो फिर हम लोग सब अलाइन कर जाते हैं। व्हेन देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, व्हेन देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, ठीक है। तो एक तरफ आ जाते हैं, तो इन्हीं के कोलिजन से क्रिएट होता है रेसिस्टेंस। क्या क्रिएट होता है? रेसिस्टेंस, ठीक है। चलो बात करते हैं रेसिस्टेंस के संग रिलेशन की, लेकिन उसके पहले पढ़ना पड़ेगा रेसिस्टेंस के वो 4 फैक्टर जिस पे पूरी कहानी डिपेंड करती है। अब हमें पता है कि सर रेसिस्टेंस कौन क्रिएट कर रहा है? एक वायर क्रिएट कर रहा है। तो वायर अलग अलग मटेरियल से मिलकर बना होता है, तो एक फैक्टर हो गया उसका मटेरियल, ठीक है। वो वायर कितना लंबा है, कितना लंबा है, जितना लंबा होगा, समझना भाई इस बात को। तुम लोग पहले थोड़ा फील ले लो, ठीक है। मैंने कहा ये वायर है, एक ये वायर है और दूसरा ये वायर है, ठीक है। अगर ये छोटा वायर है तो इलेक्ट्रॉन को कम पाथ ट्रेवल करना पड़ेगा ट्रेवल करते समय, बोलो हाँ कि ना। कम इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे इसके अंदर, क्योंकि छोटा वायर है, ज्यादा वायर है, बड़ा वायर, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उसके पास। तो जितना लंबा वायर है, जितना लेंथ में वायर है, जितना लेंथ ज्यादा है उसका, जितना उसका लेंथ ज्यादा है, उतना ज्यादा रुकावट, उतना ज्यादा रेसिस्टेंस है, बोलो हाँ कि ना। एक फैक्टर ये मिल गया, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? रेसिस्टेंस अफेक्टिंग द फैक्टर अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस। कौन कौन से फैक्टर रेसिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, ये बात हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। एक फैक्टर मिल गया लेंथ, एक मिल गया मटेरियल, ठीक है। दूसरा फैक्टर देखो, अब अगर ये वायर का एरिया बढ़ा दूं मैं, ठीक है, इस वायर का एरिया बढ़ा दूं, एरिया बढ़ गया उसका। अब एरिया बढ़ गया तो अब इलेक्ट्रॉन आराम से ट्रेवल कर लेंगे, बोलो हाँ कि ना। अब कोलिजन कम हो जाएंगे क्योंकि रास्ता ज्यादा मिल गया। अगर सड़क चौड़ी हो गई है, अगर रोड चौड़ी हो गई है, अगर तुम हाईवे जा रहे हो तो एक्सीडेंट के चांस कम हो जाते हैं, तुम थोड़ी ना जाके लड़ रहे होगे, तो स्पीड में भी जा पाओगे, हाई स्पीड में, बोलो हाँ कि ना। लेकिन अगर रोड पतली है, एरिया कम है, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। समझ रहे हो इतनी बात को? तो सर हमने कहा रेसिस्टेंस लेंथ पे रिलेट करता है डायरेक्टली, मतलब लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लेकिन एरिया पे करता है इनवर्सली। क्यों? एरिया के बढ़ने से रेसिस्टेंस कम हो जा रहा है। जो लड़ाइयां थी, जो भिड़न थी, जो रिस्ट्रिक्शंस थे, वो कम हो गए, जिसकी वजह से अब इलेक्ट्रॉन आराम से ट्रेवल कर पाएगा। और एक होता है बच्चों टेम्परेचर भी, कि किस टेम्परेचर पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये 4 मेन फैक्टर हो गए यहाँ पे। कौन कौन से सर? एक हो गया लेंथ, एक हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एक हो गया मटेरियल, एंड द लास्ट इज द टेम्परेचर, ठीक है। तो ये 4 फैक्टर जिसमें हम लोग रेसिस्टेंस को रिलेट करेंगे। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को पकड़ लें, जो पहले 2 पॉइंट है, तो हमको दिखेगा कि भैया लेंथ ऊपर है और एरिया नीचे है, और एक फॉर्मूला मिल जाएगा हमको, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। क्या मिल जाएगा? R इज प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए। और ये प्रोपोर्शनलिटी से हटाते हैं तो बच्चों एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो। क्या बोलते हैं? रो, RHO, ठीक है। तो रो एल बाय ए, देखिए हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसमें रेसिस्टेंस को हम लोग कनेक्ट करते हैं रो से। सर ये रो है क्या? सर इसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रेसिस्टिविटी। हम लोग इसी का एक और नाम भी है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोलते हैं इससे। क्या बोलते हैं बच्चों? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। सर आर 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो रो किस पे डिपेंड करता है? सर रो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है कि वायर कौन सा है। कॉपर के अलग होगा, एल्यूमिनियम के अलग होगा, सिल्वर के अलग होगा। लेकिन इस पे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, और इसके क्वेश्चन हम प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन सीरीज में कर भी रहे होंगे, ठीक है। ओके चलो, एक क्वेश्चन और आता है कि इस रो की यूनिट क्या होती है। सर हमें पता है यहाँ पे आर जो है रेसिस्टेंस, इसकी यूनिट ओम होती है। अगर आपको नहीं पता तो रेसिस्टेंस यूनिट ओम होती है, OHM, ओम होती है रेसिस्टेंस की यूनिट। अगर मुझे रो की यूनिट निकालनी है तो लेट्स फॉर्म द फॉर्मूला फॉर द रो। रो के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? R इंटू ए अपॉन एल। डन है। तो R की यूनिट हो गई ओम। सर एरिया की होती है मीटर का स्क्वायर, अपॉन एल, एल ऊपर से नीचे आ गया, अपॉन एल मतलब मीटर, मीटर से मीटर कट गया, तो जो ये यूनिट बनी, ये क्या बनी? ओम मीटर। ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रो। रो क्या है सर? दोबारा से रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। क्या क्या पढ़ लिया है हम लोगों ने? सर हमने चार्ज पढ़ लिया है, Q इज इक्वल टू एनी, करंट पढ़ लिया है, I इज इक्वल टू Q बाई टी, वोल्टेज पढ़ लिया है, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया है, W अपॉन Q, उसी को वोल्टेज बोलते हैं, वोल्टेज की यूनिट भी होती है, वोल्ट बोलते हैं यूनिट को। और रेसिस्टेंस पढ़ लिया है, यूनिट होती है ओम। और रेसिस्टेंस में एक और टर्म आता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को बोलते हैं, वो मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं उसकी यूनिट को, और फॉर्मूला बन जाता है उसका R इंटू ए बाई एल। इतनी बात अगर समझ आ रही हो तो आगे चलते हैं। जो हमारा अब कोर टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है ओम्स लॉ। बात करते हैं ओम्स लॉ की। ओम्स भाई साहब आए, कहते हैं
बहुत सिंपल सा ऑब्जर्वेशन करा उन्होंने, बहुत सिंपल सा, हम और आप भी कर सकते हैं। कहते हैं अगर बैटरी बड़ी ले लें, छोटी बैटरी है, ठीक है, छोटी बैटरी है, हमने कहा एक बैटरी है, एक सेल ले लेते हैं, चलो एक सेल ले लेते हैं, छोटा छोटा सेल है, ठीक है, तो छोटा से छोटा सेल है तो छोटा करंट फ्लो करा पाएगा। लेकिन अगर यही सेल कंबाइन कर जाएं तो इनके बीच का पोटेंशियल बढ़ जाएगा। सर छोटे सेल का पोटेंशियल 1.5 वोल्ट था, कंबाइन हो गए 3 वोल्ट हो गया। जैसे ही 3 वोल्ट हो गया पोटेंशियल बढ़ गया, पोटेंशियल बढ़ गया तो अब जो ये करंट को फ्लो कराएंगे वो भी बढ़ जाएगा। सर पोटेंशियल के बढ़ने से करंट बढ़ता है, सर पोटेंशियल के बढ़ने से करंट बढ़ता है, बस यही तो कहा हूं उसने कि अगर पोटेंशियल बढ़ेगा, अगर V बढ़ेगा, अगर V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, सिंपल सिंपल। लेकिन मेक श्योर करना है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। क्या क्या करना है, क्या करना है, द फिजिकल कंडीशन एंड द टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये पता है अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, बोलो हाँ कि ना, पढ़ के आ रहे हैं हम लोग। तो बोला गया V इज प्रोपोर्शनल टू I, और प्रोपोर्शनल का साइन हटाओ तो लगा दो R, तो V इज इक्वल्स टू आई आर, V इज इक्वल्स टू आई आर। आर क्या है सर, आर है यहाँ पे रेसिस्टेंस, जो पढ़ के आ रहे हैं हम लोग, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, हर एक वायर का अलग अलग होता है, हर एक अप्लायंस का अलग अलग होता है रेसिस्टेंस, हाँ की ना। ठीक है, ठीक है, सिंपल सिंपल है। क्या बोला गया, V इज इक्वल्स टू आई आर। इसका ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है, जल्दी से इसका ग्राफ देख लेते हैं। क्या होता है ग्राफ, यूनिट पता है हम लोग को, ओम होती है। देखो भाई जितने भी ओमिक कंडक्टर हैं, दो कंडक्टर होंगे, एक ओमिक होगा एक नॉन ओमिक होगा, नाम से बदल रहा है। ओमिक वो होंगे जो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे और नॉन ओमिक वो होंगे ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। अगर बात करते हैं वी प्रोपोर्शनल है आई की, मतलब जब जब वी बढ़ेगा, जैसे जैसे वी बढ़ रहा है वैसे वैसे आई भी बढ़ रहा है। यू कैन सी जैसे जैसे वी बढ़ रहा है वैसे वैसे आई की वैल्यू भी बढ़ रही है, दोनों बढ़ रहे हैं। मतलब अगर ऑब्वियसली प्रोपोर्शनल है तो अगर वी बढ़ेगा तो आई बढ़ेगा भैया। अगर मैंने 10 वोल्ट की बैटरी पहले थी और अब 20 वोल्ट की बैटरी यूज करी, जब 10 वोल्ट की बैटरी तो 1 एम्पीयर करंट है, तो 20 वोल्ट की बैटरी में 2 एम्पीयर करंट फ्लो हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो V के बढ़ने से I बढ़ेगा, तो एक आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिख रहा होगा V और I के बीच का, ठीक है। लेकिन इस पे एक और क्वेश्चन बनता है कि अगर हमारे पास 3 ग्राफ है, मान लो ये V है और ये I है और ये 3 ग्राफ हैं, तो इसमें सबसे अच्छा कंडक्टर कौन होगा, क्वेश्चन आता है। इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसका रेजिस्टेंस R3 है, ये 3 वायर का ग्राफ बनाया गया है, तो इसमें सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है। हमने कहा सबसे अच्छा कंडक्टर वो होता है जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होता है, जिसकी रुकावट सबसे कम होती है, तो सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है। जो सबसे कम रुकावट प्रोड्यूस करेगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो कंडक्टर अच्छा होगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो इंसुलेटर होगा, बैड कंडक्टर होगा, बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं होगा। तो हमने कहा यार अगर हम बात करें तो इसका V बहुत ज्यादा है, इसका V कम है, इसका V उससे भी कम है। ध्यान से देखो इनकी V की वैल्यू देख लो, सर इसकी V की वैल्यू कम है, हाँ की ना, ये है, इसकी वैल्यू V की वैल्यू ज्यादा है। अब जिसकी V की वैल्यू ज्यादा है उसकी I की वैल्यू भी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। ध्यान से देखो सर ये जो ग्राफ है ये V की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है। सर एक और सिंपल तरीका देख लो, हमने कहा ये एंगल देख लो, बस ये वाला एंगल देख लो, जिसका ये एंगल ज्यादा है, जिसका ये एंगल ज्यादा है, जिसका स्लोप ज्यादा है, बेसिकली जिसका स्लोप ज्यादा है, जिसका एंगल ज्यादा है, उसका रेसिस्टेंस भी ज्यादा ही होने वाला है। क्योंकि रेसिस्टेंस क्या होता है सर, फॉर्मूला पढ़ा हम लोगों ने, V इज इक्वल टू आई आर, फॉर्मूला पढ़ा V इज इक्वल टू आई आर, तो R आ गया V बाय आई। जिसका V ज्यादा है उसका तो R ज्यादा है, जिसका I कम है उसका भी R ज्यादा है, बोलो हाँ की ना, बोलो हाँ की ना। सिंपल सिंपल एक काम कर लो, बस हमें पता है कि V और I का रेशियो डिफाइन करेगा एंगल को, जिसका एंगल ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। क्या कहा गया, जिसका एंगल ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। तो हमने कहा जिसका एंगल कम है उसका रेजिस्टेंस कम होगा, हाँ की ना। तो मतलब जो R1 है ये बहुत अच्छा कंडक्टर है, ये बहुत अच्छा कंडक्टर है, बोलो हाँ की ना। रेजिस्टेंस R3 का ज्यादा है, फिर R2 का ज्यादा है, और फिर R1 का ज्यादा है। लेकिन कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर सबसे ज्यादा अच्छा होगा ये वाला, सबसे खराब होगा ये वाला, ठीक है। चलो, तो जो स्लोप है जिसको हम डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी बोलते हैं, चेंज इन आई अपॉन चेंज इन वी, उसी को बोलते हैं रेसिस्टेंस भी, और स्लोप सही हमारा फॉर्मूला भी बन जाएगा। ओके, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, देखो यहाँ पे आई अपॉन वी लिखा है, हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग वी अपॉन आई लिख रहे हैं, हम लोग वी अपॉन आई, क्योंकि इन्होंने कहा है 1 अपॉन आर। भाई हमने तो आर निकाला ना, हमने तो आर निकाला ना भैया, आर को हमने क्या कहा, आर इज इक्वल टू वी बाई आई। अरे तो भैया आई अपॉन वी क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो ना, इसको रेसिप्रोकेट कर दो दोनों तरफ से, 1 अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है ठीक है। लेकिन 1 अपॉन आर भी एक चीज होती है बच्चों, इसको बोलते हैं कंडक्टेंस। 1 अपॉन आर क्या होता है, कंडक्टेंस। अरे रेसिस्टेंस ज्यादा है तो कंडक्टेंस कम नहीं होता है क्या यार,
रेसिस्टेंस ज्यादा है तो कंडक्टेंस कम नहीं होता है क्या? कंडक्टेंस ज्यादा होता है, रेसिस्टेंस कम नहीं होता है क्या? वो भी तो बात करी है हम लोगों ने। तो कंडक्टर अच्छा होगा और रेसिस्टेंस कम होगा, हाँ कि ना? तो आपस में दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, कंडक्टेंस एंड रेसिस्टेंस आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। देखो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिख रहा है आपको, ये ओमिक का है, लेकिन अगर ये ग्राफ ऐसे कर्व बन गया तो ये एक नॉन ओमिक ग्राफ है। कौन है ये? है नॉन ओमिक ग्राफ। स्ट्रेट लाइन वाला ओमिक, नॉन स्ट्रेट वाला नॉन ओमिक, ठीक है? ओमिक ओमिक वो होंगे जो फॉलो करेंगे और नॉन ओमिक वो होंगे जो डू नॉट फॉलो द ओम्स लॉ, ठीक है? चलो ओके। सबसेस ऑफ जीरो रेसिस्टेंस, इनका रेसिस्टेंस ही ना हो, बहुत ही कम हो, नेग्लिजिबल हो जाए, भाई उनको बोलते हैं सुपर कंडक्टर। क्या बोलते हैं उनको? सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर द वन जिनका रेसिस्टेंस बहुत ही कम होगा, उनको बोलेंगे हम लोग सुपर कंडक्टर, ठीक है? ये चार फैक्टर की बात कर ली हम लोगों ने। एरिया की वैल्यू हमें पाई आर स्क्वायर डालते हैं, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए हम लोग ने डिफाइन कर लिया है पहले से, ठीक है? चलो दिस इज डन, ओमीटर प्रूव कर चुके हैं हम लोग। हाँ ये देखो ये किसका सिंबल है सर? सर ये सिंबल है कंडक्टिविटी का और ये सिंबल है रेसिस्टिविटी का, ठीक है? कंडक्टिविटी इज उल्टा ऑफ रेसिस्टिविटी। कंडक्टर अच्छा है, रेसिस्टेंस खराब है। कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन रेसिस्टेंस। डन है, 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 डन है। अगर मैंने कहा कंडक्टेंस, जो ये सिग्मा है सिंबल, क्या है सिंबल? सिग्मा। सिंबल क्या है? सिग्मा। सिग्मा मेल होते हैं ना, वैसे ही सिग्मा। इसका क्या यूनिट क्या हो जाएगा इसका? ओम। देखो भाई हमने क्या कहा? हमने कहा सर रो का यूनिट क्या था? ओम मीटर था, अभी निकाला हम लोग ने। तो 1 अपॉन रो क्या हो जाएगा सर? 1 अपॉन ओम मीटर। 1 अपॉन रो ही तो होता है सिग्मा, बोलो हाँ कि ना? तो सर ओम इनवर्स मीटर, इनवर्स ओम इनवर्स मीटर, इनवर्स यूनिट हो जाएगा कंडक्टेंस का, सिग्मा का। सर 6 नहीं है ये सर, सिग्मा है ये, लेटा हुआ 6 है ये, ठीक है? लेटा हुआ 6 है ये सर, ठीक है? चलो ओके। तो रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करने वाली है? वायर, मटेरियल ऑफ द वायर पे, ठीक है? डिपेंड ऑन द पर्पस ऑफ द वायर यूज। जितना कम रेसिस्टिविटी उतना अच्छा कंडक्टर, जितनी ज्यादा रेसिस्टिविटी उतना खराब कंडक्टर, बैड कंडक्टर। वायर विच आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक कनेक्शन एंड पावर शुड हैव नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस। कम से कम होगा तो ज्यादा से ज्यादा बेहतर हमारे लिए वो वायर होगा। लेकिन कुछ वायर ऐसे भी होते हैं बच्चों जिनको हम लोग हीटिंग इफेक्ट के लिए यूज करते हैं, उनका रेसिस्टेंस हाई रखना पड़ता है क्योंकि वो हीट के काम आते हैं, जैसे कि हेयर ड्रायर, ब्लोअर, स्ट्रेटनर, सर बालों से बहुत प्यार हो रखा है, गीजर, हाँ कि ना? इलेक्ट्रिक हीटर, आयरन। सर ये सब क्या है? इस सब में ऐसे वायर यूज होते हैं जो रेसिस्टेंस ज्यादा हो, जिससे वो हीटिंग इफेक्ट कर पाए, क्योंकि वहां पर हमको हीटिंग करनी है। और ऐसे वायर होते हैं नाइक्रोम, मैग्नेनिन, कॉन्स्टेंटिन, जिनका रेसिस्टेंस ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा इसमें से हम लोग नाइक्रोम वायर को यूज करते हैं, चाहे वो हीटर हो, गीजर हो, ब्लोअर हो, सब में नाइक्रोम वायर यूज करते हैं। प्रेस हो, सब में नाइक्रोम वायर यूज कर जाते हैं, जिससे कि हम लोग वहां पे हीटिंग इफेक्ट का यूज करें, पानी को गर्म कर लें, हाँ कि ना? कपड़ों को प्रेस कर लें, स्ट्रेट कर लें, तो वहां पर हम लोग नाइक्रोम वायर का यूज करते हैं। जब एक फ्यूज वायर बनता है, फ्यूज वायर क्या होता है सर? फ्यूज क्या होता है पहले तो समझ लो। सर फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस होती है, हम लोग तो पढ़ेंगे हमारे अगले चैप्टर में, हाउस होल्ड सर्किट में। ये चैप्टर बड़ा है और चैप्टर छोटा है, पर लंबा बनेगा ये, वो थोड़ा छोटा बनेगा, ठीक है? तो फ्यूज वायर है हमारा, ये सेफ्टी डिवाइस होती है। ये बनता है अलॉय ऑफ लेड एंड टिन से, क्योंकि इसका रेसिस्टिविटी हाई होती है। रेसिस्टिविटी हाई मतलब रोक के रखता है, एंड मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, उससे बनता है। ये पॉइंट याद रखते हुए चलना, लिखते हुए चलना। पूछा जाता है कि फ्यूज वायर किससे बनता है, तो किससे बनता है सर? अलॉय ऑफ लेड एंड टिन, अलॉय ऑफ लेड एंड टिन। वायर मेड ऑफ टंगस्टन इज यूज्ड फॉर फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब। जो 100 वाट वाला बल्ब होता है ना, येलो वाला, उसके अंदर क्या होता है सर? उसके अंदर होता है टंगस्टन वायर, पता है हम लोगों को। थॉमस अल्वा एडिसन की बातें पता है हम लोगों को। नाइक्रोम वायर इज यूज फॉर हीटिंग एलिमेंट, कहाँ पे यूज करते हैं? हीटर, टोस्टर, ओ टोस्टर तो भूल गया मैं, ओवन, इलेक्ट्रिक आयरन, वहां पे यूज करते हैं, क्योंकि बहुत हाई होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट नहीं ऑब्वियसली, मेल्टिंग पॉइंट। रेसिस्टिविटी भी हाई होती है, एंड इंक्रीज इन इट्स वैल्यू विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर इज ऑल्सो वेरी हाई। ओके, अच्छा अब आता है हमारा पार्ट बी। ये जब हमने पढ़ा, ये पहली एक्सरसाइज का पार्ट था। अब चल रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पे, बोलते हैं इसको ईएमएफ भी, ठीक है? थोड़ा बड़ा चैप्टर है, मैं बता रहा हूँ आपको, बस 15-20 मिनट और लगेगा और आगे की चीजें खत्म हो जाएंगी, ठीक है? चलो बात करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की। भाई साहब अब ये आपके लिए बिल्कुल ही नया टॉपिक, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आराम से, धैर्य से, आराम से, दिमाग खोल के सुनना, क्योंकि ये जो टॉपिक है आप पहली बार तो पढ़ ही रहे हो और सच में ये अच्छा टॉपिक भी है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सर हमें पता है कि कोई भी बैटरी
जब चार्ज को फॉरवर्ड कर रही है, एक पॉइंट दूसरे पॉइंट तक लेके जा रही है, तो उसको कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ रहा है, और ये वही फोर्स है जो एक बैटरी का फोर्स है चार्ज को मूव कराने के लिए। बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसको पढ़ने के पहले आप टर्मिनल्स को भी समझो। मैंने कहा कि मान लो भैया एक हमारे पास बैटरी है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के संग, ठीक है। किसके संग? किसके संग? टर्मिनल्स के संग। टर्मिनल मतलब आप समझ लो ये पॉइंट है, मान लो एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, ठीक है। अब जो ये बैटरी है, इसका एक इंटरनल रेसिस्टेंस भी हो सकता है। मैंने कहा था रेसिस्टेंस दो तरह से होते हैं, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला। तो अंदर जो रेसिस्टेंस है किसी बैटरी के, दैट इज कॉल्ड एज द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द बैटरी या सेल। और एक बाहर वायर वाला, दो रेसिस्टेंस है भाई, एक बड़ा आर और एक छोटा आर। तुम समझो, हमने कहा एक बैटरी है, एक बैटरी है, तो एक बैटरी का खुद का रेसिस्टेंस भी हो सकता है। एक बैटरी का खुद का रेसिस्टेंस भी हो सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एज द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द बैटरी। बैटरी किससे बनती है और इस बात की कर लेते हैं पहले तो। सर बैटरी के इलेक्ट्रोड्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और बीच में होता है इलेक्ट्रोलाइट जो अंदर लिक्विड या फिर आयंस या फिर जैसे इसमें कार्बन भरा हुआ है तो वो इसका इलेक्ट्रोलाइट है। आपने देखा है आपके पास बैटराज भी होते हैं जो इन्वर्टर वाले होते हैं, उसके अंदर भी एक इलेक्ट्रोलाइट है। लिथियम आयन बैटरी के अंदर भी एक इलेक्ट्रोलाइट है। तो जो इलेक्ट्रोलाइट है उनका एक इंटरनल रेसिस्टेंस भी है। और एक रेसिस्टेंस किसका हो गया सर? बाहर अब जो कनेक्शंस हैं, बाहर जो रेसिस्टेंस लगा हुआ है, बाहर जो हमारी एक खिचपिच है, एक ये हो गया एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, एक छोटा आर एक बड़ा आर, ठीक है। अब समझो, अब टर्मिनल वोल्टेज क्या है सर? अगर हम लोग इंटरनल जो पोटेंशियल है उसमें से ईएमएफ माइनस, समझना ध्यान से, ध्यान समझना, तुमको कैसे समझाता हूं मैं एक सिंपल भाषा में। यहां पर देखो, एक फॉर्मूला के थ्रू समझो। हमने कहा व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, जब सेल से कोई करंट ना निकल रहा हो, आराम समझना, when the cell is in open circuit, तब वो वापस ओपन सर्किट में होता है, then potential difference between the terminals of cell is called as the electromotive force। जब उसमें बाहर कोई रेसिस्टेंस है ही नहीं तो उसको रोक रहा है, तो उसका जो ईएमएफ है, एक इस सेल का जो ईएमएफ है, इसको बोलते हैं हम लोग, इसका पोटेंशियल जो है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इस केस में जो V है, जो टर्मिनल वोल्टेज है, ये ईएमएफ के बराबर होता है, क्योंकि वहां पर कोई लॉस है ही नहीं, क्योंकि सर्किट के बाहर और कोई रेसिस्टेंस है ही नहीं। लेकिन अगर हम लोग कह दें कि एक सर्किट का रेसिस्टेंस भी है तो क्या होगा उसकी बात कर लेते हैं। उसके पहले ये बात भी देख लेते हैं भैया, ईएमएफ है, पोटेंशियल है, सिंबल एप्सिलॉन ई हो जाएगा और यूनिट इसकी वोल्ट होती है। लेकिन अगर हम लोग एक सर्किट डिफाइन कर दें, सर्किट डिफाइन कर लेते हैं पहले, सर्किट 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 ये रहा, ठीक है। हमने कहा ये एक सर्किट डिफाइन करते हैं जिसका इंटरनल ईएमएफ ई है और इंटरनल रेसिस्टेंस आर है। तो अगर हमको अब V को डिफाइन करना है, समझना ध्यान से, हमें अगर अब पोटेंशियल को डिफाइन करना है तो फॉर्मूला क्या बनता है? E माइनस वी। क्या बनता है? E माइनस वी। सर ये छोटा v है, ये छोटा v है, ये छोटा v है, ये छोटा v कौन सा है सर? छोटा v ये वाला, छोटा v ये वाला, ये वाला देखो, एक सिंपल बात समझो। हमने कहा एक बैटरी में होता क्या है सर? एक बैटरी का काम होता है कि जितना करंट वो पॉजिटिव से निकालेगी उतना ही करंट वो वापस से नेगेटिव से एंटर करा लेगी। जितना करंट पॉजिटिव से निकलेगा उतना करंट ही नेगेटिव से वापस आ जाएगा। तो ये करंट तो यहां से ही पास हो रहा है ना भाई, तो एक तो आई इंटू आर, इसका वोल्टेज भी हो गया, बोलो हाँ कि ना, एक ईएमएफ भी हो गया। इसीलिए जो बचा पोटेंशियल उसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल या टर्मिनल वोल्टेज। वो बचा वाला क्या है? ई माइनस वी, क्योंकि इंटरनल रेसिस्टेंस भी तो एक पोटेंशियल क्रिएट करके वैल्यू को कम करा रहा है, तो वी क्या होता है? ई माइनस वी के बराबर होता है। याद रखेंगे इसको, ई भैया फॉर्मूला नोट करते हुए चलेंगे यहाँ पे सारे, ठीक है, फॉर्मूला सारे नोट करते हुए चलेंगे। वैसे देखो, आप अगर बात करो कि यार कोई फॉर्मूला अलग है तो नहीं, फॉर्मूला बिल्कुल वही है। यहाँ पे जो ई है वो भी क्या होगा? वो भी क्या होगा? वी अपॉन क्यू के बराबर ही होगा। सर ईएमएफ ही है, ईएमएफ ही है, ईएमएफ ही है, डब्ल्यू अपॉन क्यू, वर्क डन अपॉन चार्ज के बराबर ही होगा। वहां पर कोई वेरिएशन नहीं होंगे, वो फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। लेकिन अगर बात करें कि ये जो पोटेंशियल है, जो हमारा ईएमएफ है, ये किस पे डिपेंड करता है, तो मेरे भी चार फैक्टर हैं। पहला क्या है? मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड। पहला क्या है? किस इलेक्ट्रोड का मटेरियल है, मतलब मटेरियल क्या है उस इलेक्ट्रोड का, पहला। दूसरा क्या है सर? इलेक्ट्रोड यूज्ड इन द सेल, मटेरियल कौन सा है उसका, इस पे पहले डिपेंड करता है। डिपेंड ऑल्सो ऑन द शेप, मतलब ये दोनों एक ही बात है, ये दोनों एक ही बात है। इलेक्ट्रोड्स
यूज इन द सेल। दूसरा क्या है, शेप ऑफ द इलेक्ट्रोड, व्हाट इज द शेप ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है, इनके बीच में आपस में डिस्टेंस कितना है, उस बात पे डिपेंड करता है। सर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसके अंदर क्या भरा है सर, इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, उस इलेक्ट्रोलाइट का कितना अमाउंट भरा है इस पे डिपेंड करता है। किस पे दोबारा से सर, इलेक्ट्रोड्स का मटेरियल, साइज ऑफ द इलेक्ट्रोड, डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड, अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये हमारे चार जो फैक्टर हैं, इस पे डिपेंड करता है हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल हैज डिफरेंट ईएमएफ, और ईएमएफ किस पे डिपेंड करेगा, मेजरली इन चार फैक्टर पे। सर फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, सर फॉर्मूला हो जाएगा W अपॉन क्यू नॉट, वर्क अपॉन चार्ज। ठीक है, अगर हमने कहा इंटरनल वोल्टेज क्या होगा, तो इंटरनल वोल्टेज होता है W डैश अपॉन क्यू नॉट। देखो डिफरेंस है यहाँ पे, W डैश क्या है सर, वो जो इंटरनल रेसिस्टेंस है उसके थ्रू। अगर हम नेट फॉर्मूला निकालते हैं तो V का फॉर्मूला होता है E माइनस V। इसको ऐसे लिख सकते हैं, I कैपिटल R इज इक्वल टू E माइनस I स्मॉल r। नहीं आया देखो सर, ये इंटरनल पोटेंशियल था, जो पोटेंशियल हमारा ड्रॉप हो रहा है सर, ये टर्मिनल वोल्टेज है हमारा, टर्मिनल पोटेंशियल है, तो टर्मिनल के अक्रॉस है, और एक इंटरनल हमारा ईएमएफ। तो जो एक्सटर्नल V की वैल्यू है, टर्मिनल पोटेंशियल है, वो कब बन रहा है, जब ईएमएफ में से इंटरनल रेसिस्टेंस, भाई इंटरनल रेसिस्टेंस रोक रहा है ना इसको, जब इसका ईएमएफ में से इसका जो रेसिस्टेंस की वजह से वैल्यू रुक गई उसको घटा दो। मैंने क्या कहा, मैंने कहा मेरी कैपेसिटी थी 10 जूल वर्क करने की, लेकिन 2 जूल मेरे मन ने अलाउ नहीं करा मुझे, तो बाहर कितना निकला, 8 निकला ना। तो इसकी कैपेसिटी से इसका इंटरनल वैल्यू, इंटरनल पोटेंशियल माइनस करना पड़ेगा, तो उसका इंटरनल रेसिस्टेंस है, तब जो 8 निकला वो बाहर के लिए निकला, वो मैं काम कर पाऊंगा प्रोडक्टिवली। तो वो 8 क्या है, वो 8 एक्सटर्नल मतलब टर्मिनल पोटेंशियल है। तो ये आई आर कब निकलेगा, जब E माइनस आई आर स्मॉल आर कर देंगे। स्मॉल आर क्या है सर, स्मॉल आर है इंटरनल रेसिस्टेंस, और कैपिटल आर क्या है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। रुकावट तो हर जगह है सर, अंदर चाहे बाहर। डन है। अब चाहे तो हम लोग यहां से E की वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। देखो इसी फॉर्मूला को आगे लेके चलते हैं। E की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, अगर इस आई आर को इधर ले आए, तो I कैपिटल आर प्लस I स्मॉल आर, I कॉमन ले लो, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये आ गया E। यहाँ से आप I भी निकाल सकते हो, दैट इज व्हाट, E अपॉन आर प्लस आर। ध्यान से देखो तो ये भी वही लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है I सर, ये लिखा हुआ है V का फॉर्म, और ये लिखा हुआ है R का फॉर्म। तो V इज इक्वल टू आई आर का फॉर्म तो लिखा है, बस है क्या, इंटरनल रेसिस्टेंस और है सर, V इज इक्वल टू आई आर में, क्योंकि इंटरनल रेसिस्टेंस भी था, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस भी था, तो दोनों को ऐड कर दिया, दैट्स इट। इतना ही सा खेल है, बस इतनी सी बातें समझने वाली। आई होप समझ गए होगे। चलो आगे चलते हैं। इंटरनल रेसिस्टेंस का यूनिट भी ओम ही होने वाला है ऑब्वियसली, ये उसका वाला फॉर्म है। अगर छोटा आर निकालना हो तो उसका एक और फॉर्म निकल जाएगा सर, छोटा आर निकालना है तो छोटा V अपॉन टोटल I। छोटा V क्या होता है सर, E माइनस बड़ा V, दैट इज ईएमएफ माइनस पोटेंशियल, अभी देखा हम लोगों ने, अपॉन I। ईएमएफ की चाहो तो वैल्यू डाल दो, I की चाहो तो वैल्यू डाल दो, आपको एक और फॉर्म देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इंटरनल रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है सर, वही 4 फैक्टर, सरफेस एरिया, डिस्टेंस, नेचर, टेम्परेचर। सरफेस एरिया, नेचर, डिस्टेंस और टेम्परेचर, इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच के। ठीक है, चलो अब दो तरह के हमको कनेक्शन मिलेंगे। अब जो रेसिस्टेंस है दे कैन बी कनेक्टेड इन 2 वेज, या तो एक के बाद लगा दो, या तो एक के ऊपर नीचे लगा दो। ध्यान समझना, हमने कहा या तो एक के बाद एक लगा दो, या एक के ऊपर नीचे एक लगा दो। अगर हमने एक के बाद एक लगाया, हमने कहा अगर हमने एक के बाद एक लगाया रेसिस्टेंस, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। और अगर हमने एक के ऊपर नीचे एक लगाया तो इसको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। क्या बोलते हैं इसको, पैरेलल कनेक्शन। तो सर एक के बाद वाला एक हो गया हमारा सीरीज कनेक्शन, एक के नीचे वाला एक हो गया हमारा पैरेलल कनेक्शन। दो बात समझने वाली है हमारे पास। अगर हमने एक बैटरी यहां से कनेक्ट करी, तो इस बैटरी से चलो कनेक्ट कर देते हैं एक बैटरी। ठीक है, हमने कहा ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ये करंट आएगा, तो हमारा ये इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा होगा। लेकिन क्योंकि डायरेक्शन एक ही है, तो सेम करंट हर जगह से आई ही फ्लो होगा, यहाँ से या फिर यहाँ से। लेकिन अगर हमने यहाँ पर एक बैटरी लगाई, तो सर हमें देखने को मिल रहा है कि इस बैटरी के अक्रॉस जो करंट निकलेगा वो सर यहाँ से निकला पॉजिटिव टर्मिनल से, लेकिन यहाँ जाते जाते उसको 3 रास्ते मिल गए। जब रास्ते 3 हो गए तो ये करंट डिवाइड हो गया।
जब रास्ते 3 हो गए तो ये करंट डिवाइड हो गया। हमने कहा मान लेते हैं कुछ करंट इधर गया, कुछ करंट इधर गया, कुछ करंट इधर गया, इधर गया I1, इधर गया I2 और इधर गया I3। अब समझने वाली बात क्या है सर, जब भी करंट सेम जा रहा होगा तो उसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। एक और तरीका है देखने का, क्या है सर सीरीज कनेक्शन कब, सीरीज कनेक्शन कब, जब आई की वैल्यू हो सेम, क्या हो, आई की वैल्यू हो सेम। सर पैरेलल कनेक्शन कब, सर पैरेलल कनेक्शन कब, जब आई की वैल्यूज हो डिफरेंट। अगर आई की वैल्यूज डिफरेंट तो कनेक्शन पैरेलल। हमने कहा सर अगर आई सेम है तो अब एक चीज और समझना, वी। अब समझेंगे हम लोग वी, अब लोग बात करेंगे पोटेंशियल की दोनों में, ठीक है। अब देखो, आपको पता होना चाहिए कि पोटेंशियल हर रेसिस्टेंस के अक्रॉस अलग होता है, रेसिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप होता है। हमने कहा ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। तो ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये रोकने वाला कोई नहीं है, तो यहाँ पे पोटेंशियल वी ए ही होगा। ऐसे यहां से यहां तक पोटेंशियल वी बी ही होगा। लेकिन क्योंकि बीच में कोई पॉइंट नहीं है तो यहाँ सी और यहाँ डी मान लो, तो यहाँ पर वी डी और यहाँ पर भी वी डी, यहाँ पर वी सी और यहाँ पर भी वी सी। अगर आप ध्यान से देखो तो पोटेंशियल अक्रॉस द रेसिस्टेंस अलग अलग है। ये है वी डी माइनस वी ए, ये है वी सी माइनस वी डी, ये है वी सी माइनस वी वी, वी वी माइनस वी सी। तो क्योंकि ये पोटेंशियल अलग अलग है, बाद वाला माइनस पहला वाला करते हैं बच्चों। देखो ये कैलकुलेशंस जो है ये तो है थोड़ी बात की, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर अलग अलग है। तो यहाँ बात करते हैं। हमने कहा अगर इस पॉइंट को ए मानता हूं और इस पॉइंट को बी मानता हूं, तो सर ये यहाँ से यहाँ कनेक्ट है तो ये वी ए, यहाँ से ये भी कनेक्ट है तो ये भी वी ए, यहाँ से ये भी कनेक्ट है तो ये भी वी ए। अगर कुछ भी नहीं है तो सेम। सिमिलरली यहाँ भी ये वी बी, यहाँ से ये वी बी और यहाँ से ये भी वी बी। पोटेंशियल डिफरेंस वी माइनस वी ए, वी माइनस वी ए, वी माइनस वी ए। सर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। पैरेलल में जो वी होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ये सेम होता है, और सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। ये बात हमने यहाँ से जानी। सर इससे फर्क क्या पड़ा, हमने कहा फर्क तो भाई हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पर जब ये पोटेंशियल अलग और सेम हुए तो उनसे कुछ रिलेशन एस्टैब्लिश हुए, सर समझेंगे। जब करंट की बात करी तो हमें करंट सेम था, पोटेंशियल अलग अलग था, तो जो पोटेंशियल बैटरी का था वो 3 पार्ट में बढ़ गया। मतलब यहाँ पर V1 मान लेते हैं, यहाँ पर V1 मान लेते हैं, यहाँ पे V2 मान लेते हैं और यहाँ पर V3 मान लेते हैं। थोड़ी राइटिंग यार अजीब सी लग रही होगी, लेकिन थोड़ा सा समझने की जरूरत है, समझ आ जाएगा। V1 V2 और V3 मान लेते हैं, और V होता किसके बराबर है सर, आई आर के, आई आर के, ठीक है। सर आई तो सेम गया, आई तो सेम गया, लेकिन रेसिस्टेंस क्या था, मान लेते हैं इसका R1, इसका वाला R2 और इसका वाला R3। तो आई आर वन, आई आर टू और आई आर थ्री। अगर आई कॉमन ले लो तो रिलेशन मिल जाता है R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यही बात तो काम की है कि सीरीज में रेसिस्टेंस होता है वो सबका सम आता है, R1 R1 R2 और R3 का। लेकिन सर यहाँ पर पोटेंशियल सेम था बट करंट डिवाइड हुआ, तो जो I था ये 3 पार्ट में बढ़ गया, I1 I2 और I3 में। हमने कहा रेसिस्टेंस यहाँ पे भी R1 R2 R3 अगर है तो V इज इक्वल्स टू, अगर आई आर है तो I इज इक्वल्स टू हो जाएगा V बाय आर। सो फ्रॉम हेयर वी कैन से पोटेंशियल अलग अलग है तो V बाय आर, V बाय R1। पोटेंशियल तो भैया सेम है बट रेसिस्टेंस अलग अलग है ना, पोटेंशियल तो सर सेम है। तो V अपॉन R1, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, और ये हो जाएगा V अपॉन R के बराबर। V कट गए, 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। थोड़ी सी थकान सी हो रही है, हाथ दर्द कर रहा है, बट क्या आ गया सर, यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन आ गया, 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, भले आपको प्रूव ना आए बट इतना पता होना चाहिए कि सीरीज में करंट सेम और पैरेलल में करंट डिफरेंट होता है, बट सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। कि क्या सीरीज है और क्या पैरेलल है, दोनों के फॉर्मुलाज याद हो गए हम लोगों को। अब चलते हैं आगे, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। फिर बात करते हैं अब हमारे लास्ट टॉपिक की, इलेक्ट्रिक एनर्जी और पावर, जो कि हमारा थर्ड टॉपिक है इस चैप्टर का और लास्ट एक्सरसाइज भी है। सर एनर्जी क्या होती है, पता है सर, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू द वर्क, जितना हम काम कर पाते हैं वो एनर्जी होती है। और पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग द वर्क, एनर्जी अपॉन टाइम। दोनों ही चीजें बहुत रिलेटेड है, तो दोनों साथ में पढ़ेंगे हम लोग। हमने कहा अगर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बहुत रिक्वायरमेंट है हमको
आगे फ्यूचर में, और इसका हमें बहुत सारा यूज भी है सर। हमें कन्वर्ट करना होता है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में, बट हमें पता है कि जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहे हैं तो किसी ना किसी फॉर्म से ये बन के आ रही है हमारे पास, और अगर आ रही है तो उसको हम यूटिलाइज भी कर रहे हैं। अब जो एनर्जी आ रही है, इससे एक जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग निकल के आता है। एनर्जी एक हीट का फॉर्म होता है, और जूल्स भाई साहब ने निकाला एक अपना, बनाया है अपना रिलेशन, जूल्स को बोला गया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। उसमें बोला गया जो हीट होती है, जो हीट होती है, ये तीन फैक्टर पे डिपेंड करती है। पहला, कि भैया कितना करंट पास हो रहा है उसके स्क्वायर के, किसी वायर में कितना करंट पास हो रहा है उससे हीट जनरेट होगी, जितना ज्यादा करंट होगा उतनी हीट होगी, जितना कम करंट होगा उतना कम हीट होगी। दूसरा, उस वायर का रेसिस्टेंस कितना है, और तीसरा, कितने टाइम तक, टेम्परेचर नहीं, कितने टाइम तक हमने उसमें करंट को पास कराया। तो अगर इन तीनों को कंबाइन कर दिया जाए तो आपको एक रिलेशन दिख रहा होगा, एच प्रोपोर्शनल की वैल्यू 1 आ जाती है, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और ये रिलेशन आपको यहां भी देखने को मिल रहा होगा। जो वर्क, यार वर्क बोलो, हीट बोलो, या एनर्जी बोलो, ये सब एक ही बात रहेंगी यहाँ पे, ठीक है। वर्क बोलो, हीट बोलो, एनर्जी बोलो, सब बात एक रहेंगी। और एक फॉर्मूला मिल गया हमको, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। हमने कहा यार अच्छा ही लग रहा है, और इसी करें क्या, इसको बिल्कुल कर सकते हैं सर। v इज इक्वल टू आई आर से अगर मैं i की वैल्यू हटा दूं, v बाय आर लिख दूं, अगर i की जगह यहाँ पे v बाय आर लिख दूं तो क्या बन जाएगा, इंस्टेड ऑफ i अगर मैंने v बाय आर डाला तो i का स्क्वायर v स्क्वायर और अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, एक आर से एक आर निपट लिया, v स्क्वायर बाय आर इंटू टी। क्या एक फॉर्मूला बन गया आपको, और v स्क्वायर बाय आर इंटू टी। हमने कहा यार अगर r को एलिमिनेट कर दे तो, r को एलिमिनेट कर दे तो r की जगह वी कैन राइट v बाय आई। तो हमने कहा ठीक है, आई स्क्वायर की जगह तो आई स्क्वायर लिख देते हैं, छोटा बड़े में कंफ्यूज ना होना, एक ही बात है। v बाय आई इंटू टी, आई से आई चला गया, वी आई टी बच गया, क्या बच गया, वी आई टी, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, क्या बच गया, वी आई टी बच गया। सर ये तीन फॉर्मूलाज निकल के आ गए हमारे, किसके, एनर्जी के। कौन कौन से, कौन कौन से, वर्क बोलो, हीट बोलो, एनर्जी बोलो, सब एक ही फॉर्म है। कौन कौन से, वी आई टी, आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर बाय टी इंटू आर। अब इसी से ना पावर निकाल लेते हैं, इसी में संग पावर की बात कर लेते हैं सर। सर पावर क्या होती है, पावर होती है रेट ऑफ डूइंग द वर्क, मतलब वर्क अपॉन टाइम। क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो अगर वर्क निकला हुआ है और टाइम से डिवाइड कर दें तो सर वी आई टी डिवाइड बाय टी, ये क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा पावर के फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा वी आई। तो सर यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, आई स्क्वायर आर इंटू टी डिवाइड बाई टी, टी से डिवाइड करना है ना तब में, तो आई स्क्वायर आर, पावर का एक और फॉर्मूला। सर पावर का एक और फॉर्मूला बन सकता है, वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी था और डिवाइड बाई टी और कर दिया, तो टी से टी कट गया, वी स्क्वायर बाय, बेसिकली तीनों में टी अगर हटा देंगे तो तीन फॉर्मूला पावर के मिल जाएंगे हमको, पी इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाय आर। अब ये तीन पावर और तीन एनर्जी के फॉर्मूला से हमारा एनर्जी और पावर वाला सारा काम हो जाएगा। पावर क्या है सर, रेट ऑफ डूइंग द वर्क, वर्क अपॉन टाइम। और वर्क क्या है, एबिलिटी ऑफ कैरिंग द चार्ज, या फिर जितना भी हम लोग एनर्जी कंज्यूम करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसकी बात कर रहे हैं इन द सर्किट, ठीक है। पावर की बात हमने कर ली, रेट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, डब्ल्यू अपॉन टी। हाँ, पावर की यूनिट होती है बच्चों वॉट, और एनर्जी की होती है जूल। लेकिन एनर्जी की कमर्शियल यूनिट भी होती है, उसके बाद हम लोग अभी करेंगे आगे। अगर हमसे कहा जाए 1 वॉट को डिफाइन करना है तो हमने कहा सर डब्ल्यू अपॉन टू टी में जब 1 जूल ऑफ वर्क करा जाए 1 सेकेंड के अंदर, when power is consumed when current of 1 ampere flows through the circuit with a potential difference of 1 volt, that is defined as 1 watt of the power, ठीक है, ओके। अच्छा, पावर रेटिंग की वैल्यूज लिखी होती हैं, कहीं कहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पावर रेटिंग का मतलब होता है कितना पावर है और कितने वोल्टेज पे ऑपरेट हो रहा है वो अप्लायंस, ठीक है। और इसके फॉर्मूलाज हमने पढ़ ही दिए अभी अभी, इनके वो फॉर्मूलाज हमने अभी भी पढ़ लिए, ये वही फॉर्मूलाज हैं, देखो ध्यान से। ये P इज इक्वल टू वी आई लिखा हुआ है, और ये P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर लिखा हुआ है, ठीक है। चलो, हाँ अब बात करते हैं जूल का हाउस होल्ड एनर्जी में कंजम्पशन। जो जूल है एक्चुअली बहुत छोटी यूनिट है बच्चों, जो एनर्जी की यूनिट जूल होती है बहुत छोटी यूनिट है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट जूल नहीं बल्कि किलो वॉट आर मिली जाती है। सर किलो वॉट आर कहाँ से आया, सर अभी अभी पढ़ा हम लोगों ने, पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। तो ये वर्क ही तो एनर्जी है, हाँ कि ना। ये पावर क्या है सर, ये वॉट है। अगर इसका टाइम से मल्टीप्लाई कर दें इंटू सेकेंड, तो यही तो हमारी एनर्जी है, यही तो हमारा वर्क या एनर्जी है, बोलो हाँ कि ना। सर वॉट इंटू सेकेंड, मतलब जूल इंटू
सेकेंड। अगर इसको हम लोग कन्वर्ट कर दें किलो वॉट आवर में, किसमें, किलो वॉट आवर में, वो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं सर। 1 किलो वॉट आवर को हमको वॉट इंटू सेकेंड में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है सर, किलो वॉट की जगह वॉट लाना है और आर की जगह सेकेंड लाना है। हमने कहा 1 किलो वॉट में कितने वॉट होते हैं, हमने कहा 1000, हाँ की ना। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो हमने कहा सर 60 मिनट और 60 सेकेंड। 60 × 60 3600 इंटू 1000 तो 3 जीरो और आ गए, इंटू 1000 तो 3 जीरो और आ गए। ठीक है, अब देखो क्या मैं लिख सकता हूँ 3.6 की पावर 6, 1 2 3 4 5 और एक डेसिमल यहाँ पे अगर लग गया तो 3.6 मतलब वैल्यू कम हो गई, वैल्यू कम हो गई और पावर बढ़ गई। तो 3.6 की पावर 6 क्या आ गया, वॉट सेकेंड। वॉट सेकेंड को बोलते हैं जूल, क्या बोलते हैं, जूल। और ये हो गया हमारा 1 किलो वॉट आवर। 1 किलो वॉट आवर में आ गए 3.6 की पावर 6 जूल। और इसी का मतलब होता है 1 यूनिट। अरे घर में यार जो बिल आता है वो इसी से तो आता है, वो बिल यूनिट से ही बनता है। हर यूनिट पे 1 किलोवाट एनर्जी, 1 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम होती है। सर इसको थोड़ा और समझाइए। अरे हमने कहा देखो मान लो 1 टन का एक एसी है। जनरली 1 टन का मतलब है, अभी आइडिया बता रहा हूँ आपको, बेसिक बेसिक 1000 वॉट कितना होता है, 1000 वॉट। तो जब तुम इस 1000 वॉट के 1 टन को 1 घंटे के लिए यूज करोगे, कितने घंटे के लिए, इंटू टाइम हो जाएगा ना, पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम, 1 आवर, 1 आवर, तो यही तो बन जाएगा एनर्जी। बोलो हाँ कि ना। तो मतलब बेसिकली तुमने एक यूनिट यूज कर ली। अगर तुमने 1 टन के एसी को 1 घंटे चलाया, घंटे, सेकंड नहीं घंटे, यहाँ घंटे में चीजें चलेंगी, ठीक है। 1 घंटे चलाया तुमने, 1 यूनिट कंज्यूम कर ली। 2 घंटे चलाया 2 यूनिट कंज्यूम कर ली। अब 1 यूनिट का कॉस्ट अगर मान लो 5 रुपए है आपके यहाँ, 6 7 8 9 10 भी हो सकता है, मान लो 10 रुपए है, ठीक है। इन द एक्सट्रीम केस मान लो 10 रुपए है, तो 2 यूनिट का 20 रुपए हो गया, 3 यूनिट का 30 रुपए हो गया। मान लो आपने 10 घंटे चलाया दिन में, एक एसी को आपने दिन में 10 घंटे चलाया, 1 टन का एसी था, तो आपने 10 यूनिट कंज्यूम कर ली। महीने की 30 यूनिट कंज्यूम हो गई, महीने की 300 यूनिट कंज्यूम हो गई, एक दिन की 10 है, 10 घंटे। दोबारा से, एक एसी 1 घंटा 1 यूनिट कंज्यूम कर रहा है, 10 घंटे चलाने पे दिन में 10 यूनिट कंज्यूम हो गई। अब 30 दिन के लिए यूज करा, महीने भर के लिए, तो एक दिन की 10 है तो 30 दिन की सर 300 यूनिट, 300 यूनिट्स आर गेटिंग कंज्यूम इन अ मंथ। तो ये है उसके यूनिट कैलकुलेशन। 100 यूनिट का मतलब है, अगर एक यूनिट का कॉस्ट 10 रुपए है, रफली बता रहा हूं, तो 300 यूनिट का कॉस्ट हो गया 3000 रुपए। दैट्स द कॉस्ट ऑफ वन एसी इन अ मंथ इफ इट इज गेटिंग यूज्ड फॉर 10 hours daily and having the power as 1 टन या 1000 वॉट। अब इसमें एनर्जी कैलकुलेशन से क्वेश्चन भी आते हैं हमारे पास, ठीक है। ये कैलकुलेशन हमने कर ली। कॉस्ट निकालने के लिए करेंगे हम लोग, कॉस्ट निकालना होगा तो सर एनर्जी निकाल लेंगे, पहले टोटल एनर्जी निकालेंगे, किलो वॉट आवर में निकालेंगे, याद रखना यूनिट आ जाएंगी हमारी। फिर कॉस्ट पर किलो वॉट आवर 5 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए जो भी होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सर एनर्जी कैसे निकालेंगे, पावर इंटू टाइम से, लेकिन टाइम कैसे होना चाहिए, घंटे में, और पावर होनी चाहिए किलो वॉट में, इसलिए 1000 से डिवाइड कर दिया गया, किलो वॉट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया गया। सिंपल सिंपल जूस लॉ की बात कर ली हमने, 3 फैक्टर डिपेंड करता है, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर टी उसका रेशियो बन जाता है। इतनी बात थी हमारे पास इस चैप्टर के लिए। सारे सारे फॉर्मुलाज तो मैंने कहा था आपसे एक पेज पे लिखेंगे, तो लेट्स राइट ऑल द फॉर्मुलाज इन वन पेज। उसके बाद करते हैं हम लोग अपने शॉर्ट नोट्स की बात। चलो फॉर्मुलाज लिख लेंगे, उसके पहले शॉर्ट नोट्स की बात कर लेते हैं। भाई साहब ये जो शॉर्ट नोट्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स आपको दिए जा रहे हैं टेलीग्राम व्हाट्सएप के चैनल्स पे, और साथ ही साथ इस पे रील भी बन रही हैं, बहुत ही अमेजिंग और क्रिएटिव। जाके फॉलो कर लो इन चैनल्स को और इन पेजेस को, तो आपको ये वीडियोस भी या फिर ये नोट्स भी मिल जाएंगे। अभी तक हमने 3 फिजिक्स के डाल दिए हैं, हाँ 3 चैप्टर के चले गए हैं, बायो के 2 चैप्टर के चले गए हैं, केमिस्ट्री के 2 3 चैप्टर चले गए हैं। तो आप जल्दी से यहाँ तक पहुंच जाओ, जिससे कि आपको जो शॉर्ट शॉर्ट क्रिस्प नोट्स हैं, क्रिस्प नोट बिल्कुल छोटे छोटे नोट्स, 2 पेज में 3 पूरे चैप्टर नोट्स वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलो अब ऐसा करते हैं, जल्दी से एक काम करते हैं, सारे फॉर्मुलाज को लिख लेते हैं एक साथ, ठीक है। ऑल द फॉर्मुलाज इन वन पेज। अगर आप ना लिख पाना तो कम से कम इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव तो कर लेना। हमने बात करी थी शुरुआत से चार्ज से, ठीक है। फॉर्मूला बना Q इज इक्वल टू एनी, सर यूनिट थी उसकी कूलम, यूनिट के संग लिखेंगे, ठीक है। यूनिट क्या थी सर चार्ज की, यूनिट थी कूलम। हमने उसके बाद करी बात करंट की, सर फॉर्मूला सिंबल था आई, फॉर्मूला बना था Q/T। एक और फॉर्मूला था N Q इज इक्वल टू NE/T। सर आई की यूनिट थी यहाँ पे, आई की यूनिट थी यहाँ पे, लिख रहे हैं यूनिट को, तो यहाँ लिख देते हैं, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे आप। यूनिट थी इसकी एम्पियर, ठीक है। फिर बात करी हमने V की, फॉर्मूला था W/Q। W/Q बोले तो जूल पर कूलम, ठीक है। V की यूनिट थी वोल्ट, 1 वोल्ट को डिफाइन कर रहा था एज 1 जूल ऑफ वर्क इन ब्रिंगिंग द 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर।
बात करें ओम्स लॉ की, फॉर्मूला है V इज इक्वल्स टू आई आर, बोला गया तो V है वो प्रोपोर्शनल है I के, और R जो है वो रेसिस्टेंस है जो कि वैल्यू कांस्टेंट रखेगा। R की यहाँ पे यूनिट आई बच्चों ओम, सिंबल होता है ओम। ओके ओके सर, बात करी हम लोगों ने रेसिस्टेंस के फैक्टर की, तो रेसिस्टेंस मेजरली 4 फैक्टर पे डिपेंड करता था, L डायरेक्टली, A इनवर्सली, टेम्परेचर और मटेरियल। टेम्परेचर मटेरियल कैसे करता है अभी जरूरी नहीं है, बस हाँ ये होना कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता ही है। रो एल बाय ए आया हमारे पास रेसिस्टेंस का फॉर्मूला, और रेसिस्टिविटी जो है रो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, इसकी यूनिट निकल के आई ओम मीटर। ओके, फिर बात करी हमने रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का रिलेशन, तो सिग्मा आया 1 अपॉन रो के बराबर, या रो आया 1 अपॉन सिग्मा के बराबर, और जो सिग्मा की यूनिट निकल के आई वो आई ओम इनवर्स मीटर इनवर्स में। ये सिग्मा की यूनिट निकल के आई है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स में। हमने कहा रेसिस्टेंस या तो अब सीरीज में लगेगा या तो पैरेलल होगा। सीरीज होगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3, और पैरेलल होगा तो 1 अपॉन RP। भैया इसको उल्टा कर दिया करना आंसर निकाल के, ठीक है बच्चे, यही छोड़ देते हैं RP निकाल के, पंगा हो जाएगा बेटा, नंबर कट जाएंगे। 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब चलते हैं हम लोग एनर्जी के फॉर्म में, लेकिन उसके पहले आएगा हमारे पास ईएमएफ भी। हमने कहा जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो होगा E, दैट इज ईएमएफ माइनस माइनस इंटरनल वोल्टेज, और जो हमारा E की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से वो आ जाएगी कैपिटल V प्लस स्मॉल v। सर कैपिटल V होता है कैपिटल आई आर, स्मॉल v होता है कैपिटल आई स्मॉल आर, ये आ जाएगा E। इसका एक और फॉर्म क्या हो जाएगा, I कॉमन ले लो तो R प्लस छोटा r, और I की वैल्यू निकल के आ जाएगी E अपॉन R प्लस R। चलेगा 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 सर, बिल्कुल चलेगा। इसका एक और फॉर्म निकाल सकते हो, बट इससे काम आपका हो जाएगा। मैंने बात करी फिर जूस लॉ ऑफ हीटिंग की, तो हीटिंग के फॉर्मूला 3 निकल के आए, एक नहीं बल्कि हीटिंग के 3 फॉर्मूला निकल के आए। हीटिंग के फॉर्मूला निकल के आए हमारे पास आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, और वी आई टी। हमने हीटिंग से ही पावर निकाला, और पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, तो हमने तीनों में टाइम से डिवाइड कर दिया। तो पहला फॉर्मूला बन गया आई स्क्वायर आर, दूसरा फॉर्मूला बन गया वी स्क्वायर बाय आर, और तीसरा फॉर्मूला बन गया वी आई। हमने कन्वर्जन देखा 1 किलो वॉट आवर का जूल में भी, जो कि वो निकल के आया 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल में, और हमें जाना कि इसी को बोलते हैं हम लोग एक यूनिट भी। ठीक है ठीक है, और हमने देखा कि जो E होता है दैट इज वैल्यू ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज माइनस 1.6 इंटू की पावर माइनस 19 कूलम। माइनस क्या है सर उसका चार्ज का साइन, और मैग्नीट्यूड कितना होता है 1.6 इंटू की पावर माइनस 19। दीज आर द फॉर्मूलाज, प्लीज पेन इट डाउन, जिससे कि आप यहाँ पर कोई गलती ना करें। और मैं गिर गया मेरे पेन के साथ, क्या बात है क्या बात है, काश ये बात कैमरा में रिकॉर्ड हो जाती। ठीक है ठीक है, इतनी बात है आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी। डन है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं सर, इजी है, चिल है बिल्कुल। चलो शॉर्ट नोट्स आप ले लीजिए हमारी टेलीग्राम ग्रुप से, चैनल से, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। मिलते हैं आगे के फर्दर लेक्चर्स में, तब तक कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप फैलाइंग दिस वीडियो टू द बड़ा 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 जनता। सी यू, बाय बाय, टाटा, लॉट्स ऑफ लव।